12वीं फेल। हाँ, क्या मजबूरी थी कि आपने कॉलेज कंप्लीट नहीं किया और आप आ गए? फैमिली ने प्रेशर ये नहीं किया कि पढ़ाई करो। हमारे टाइम पे तो पूछते भी नहीं थे क्या पढ़ के आए हो तुम, क्या नहीं, तो सूरत भेज दिया उन्होंने। आजकल एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बना गया है। फर्स्ट स्टैंडर्ड में लाखों फीस भरते हैं सर, ऐसा क्यों है? फेलियर आ गई है एजुकेशन के अंदर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एजुकेशन जरूरी नहीं है। एजुकेशन बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है जो ज्यादा एजुकेटेड होता है वो फिर एक्सेल पे रिस्क लेता है। एआई क्या है सर, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, तू मुझे क्या सिखाएगा? तो अजय जी उनको एक ऐसा कौन सा गाइडेंस या ऐसा कौन सा एक थॉट देंगे जिससे सबका भला हो? हम 3T के ऊपर काम करते हैं, तीनों का एक ही मतलब है, तब ये काम हो सकता है। सूरत में और पूरे देश में लाखों लोग होलसेल कपड़ा ही बेचते हैं, सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट। अजमेरा जी क्यों जीते? मैंने कहा मैं एक अपनी कंपनी बनाऊंगा, तो मैंने ये स्ट्रेटेजी अपना के 2011 में अपना ये बिजनेस स्टार्ट किया था। तो आपने छोटे माइक्रो रिटेलर्स को एनेबल किया, ये मार्केट में आपने गैप देखा? मैं नौकरी करने वाले को सबको ये कहना चाहता हूँ, नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है, पर नौकरी की अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो ये गांठ बांध के रख लीजिए इस फॉर्मूले को, तो जो आप देखना चाहते हो ना वही आपको दिखेगा। बस एक ही चीज ध्यान रखें, शानदार पॉडकास्ट है ये, क्योंकि B2B में और कपड़े के इंडस्ट्री में आप होलसेल में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, स्केल करना उससे भी मुश्किल है। लेकिन आज अजमेरा फैशंस और अजय अजमेरा ने सोशल मीडिया पे अप्रोक्सीमेटली 18 लाख फॉलोअर्स, लास्ट ईयर के टर्नओवर अप्रोक्सीमेटली 200 करोड़, नेट प्रॉफिट एक हेल्दी 13 से 15 करोड़, वैल्यूएशन अप्रोक्सीमेटली आप 300 करोड़ प्लस, और 250 फ्रेंचाइजीज, 500 से ज्यादा फ्रेंचाइजीज ने टोकन दिया हुआ है, हर पिन कोड पे वो माल दे रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अग्रेसिव आईपीओ का प्लानिंग। सबसे आहा मोमेंट मेरे लिए ये है कि अच्छे फाइनेंशियल प्लानिंग से 100% एडवांस में बिजनेस कर रहे हैं। तो कैसे एक 12वीं फेल लड़का 1200 रुपए का पगार करता है सूरत में 1992 में, और आज हम 300 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ की बात कर रहे हैं। ये पॉडकास्ट देखना, बहुत लेसन्स मिलेंगे और आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, एक रोड मैप मिलेगा कि एजुकेशन और कम पैसे कोई बहाना नहीं है। फोकस से काम करो, स्ट्रैटेजी से काम करो, टीम से काम करो, सिस्टम से काम करो, तो 100x आप भी ग्रो कर सकते हो। वेलकम इन दिस पॉडकास्ट विद बिजनेस विद बसेश। दोस्तों आज का पॉडकास्ट, इंट्रोडक्शन तो दिया मैंने अमेजिंग, लेकिन पॉडकास्ट बहुत खास है क्योंकि ये प्रूफ देता है, हमें उम्मीद देता है कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, रिच फैमिली होना इंपॉर्टेंट नहीं है, फोकस, हौसला, डिसिप्लिन अगर ये रहेगा तो आप इन्फिनिटी अचीव कर सकते हो, आकाश अचीव कर सकते हो, और आप विजय भी प्राप्त कर सकते हो। और इसके लिए मेरे खास गेस्ट जिनसे मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ, जिनकी केस स्टडीज मैंने बहुत की, आज मुझे उनसे मिलने का अवसर मिला। अजय अजमेरा जी। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे खुशी हो रही है सर, आपके सामने बैठ कर के आपके सामने बैठा हूँ और पॉडकास्ट कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर, बहुत खुशी है सर मुझे। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत हम्बल है आप, बहुत डाउन टू अर्थ है। सूरत में हमारे बहुत क्लाइंट्स ऊपर वाले के दया से, जी जब भी हम सूरत स्टेशन आते हैं वंदे भारत से, जी जी आपको होर्डिंग पे दिखते हैं। मैनिफेस्ट किया था एक बार सामने बिठाएंगे और ऊपर वाले ने वो हासिल कर दिया। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं सर पहले क्वेश्चन से। अशोक भाई, सॉरी अजय भाई, जी 12वीं फेल। हाँ क्या मजबूरी थी कि आपने कॉलेज कंप्लीट नहीं किया और आप आ गए? हाँ, एक्चुअली सब्जेक्ट मैंने साइंस लिया था सर, जी और वो पीईटी एक एग्ज़ाम होता था, इंजीनियरिंग टेस्ट, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, जी वो देने के लिए मैंने ड्रॉप किया कॉलेज, कि भाई फर्स्ट ईयर ड्रॉप कर। उस समय फर्स्ट ईयर 12th होता था ओके। हमारे यहाँ, अच्छा। तो मैंने ड्रॉप किया 12th को। हाँ। और मैंने सोचा कि ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं और इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं। मैंने वो पीईटी के लिए तैयारी करी थी पूरी, हाँ। लेकिन एन एग्ज़ाम के मोमेंट पे, सिक्कर छोटी सी जगह है सर राजस्थान में एक, जी। मेरे टाइफाइड हो गया, ओ, और मेरा सेंटर जो आया था वो जयपुर आया था सर, वहाँ से 125 किलोमीटर दूर है, जी। तो एग्ज़ाम देने ही नहीं जा पाया था। फिर दिमाग आउट हो गया कि अब नहीं पढ़ाई करनी है। एवरेज स्टूडेंट था, कोई बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं आते थे, फर्स्ट डिवीज़न के आजू बाजू, कभी 58, कभी 59, कभी 61, बस इतना चलता था सर। लेकिन तो वहाँ से आउट होने का मन कर गया कि अब पढ़ाई नहीं करेंगे, दिमाग
तो फैमिली से कभी प्रेशर नहीं आया भाई पढ़ाई कर ले, जॉब कर ले? फैमिली नहीं, बैकग्राउंड भी क्या था, थोड़ा वो भी बता दीजिए। पापा किसान फैमिली से बिलोंग करते थे और छोटा सा बिजनेस करके रखा हुआ था उन्होंने अपना। एक खाली बोरी आती ना, बारदाना, जी जो अनाज भरा जाता है, जी जी जी। वो बोरी लाके रिपेयर करवाते थे घर पे, कारीगर्स थे, और फिर वापस सेल आउट करते थे। ये छोटा सा बिजनेस किया हुआ था। तो ये तो कहना उन्होंने ये कहना उचित है कि आप मिडिल क्लास से थे? लोअर मिडिल क्लास बोल सकते हैं सर। जी। वहाँ से फैमिली ने प्रेशर ये नहीं किया कि पढ़ाई करो। हमारे टाइम पे तो पूछते भी नहीं थे क्या पढ़ के आए हो तुम, क्या नहीं, सब अपने आप ही करते हैं। आजकल के बच्चों को तो बाप रे बाप इतना पैम्पर किया जाता है कि पूछो मत बात। हम खुद करते हैं सर, हमारे बच्चे सुबह से हम उसको पूछते हैं क्या किया क्या नहीं किया, बिल्कुल। तो पूछते नहीं थे। फिर जब ये मन किया कि नहीं पढ़ना है तो पापा बोले ठीक है जाओ, मम्मी पापा कुछ नौकरी वोकरी करो, कुछ काम करो, तो सूरत भेज दिया उन्होंने। सूरत क्यों आए आप? सूरत सर, दो ब्रदर रहते थे, एक सूरत रहते थे, एक गुवाहाटी रहते थे। ठीक है। गुवाहाटी वाले ब्रदर्स क्या है, 5-7 साल हो गए थे उनको नौकरी करते हुए, तो वो जब भी आते थे तो बहुत अच्छी चीज़ें लेके आते थे। तो इच्छा तो थी गुवाहाटी जाने की, ठीक है। लेकिन सूरत इसलिए आ गया कि फिल्मों में हीरो बनना था सर। तो मुंबई क्यों नहीं? तो मैंने कहा सूरत जाएंगे, सूरत से 3 घंटा आगे मुंबई है, तो मुंबई भी पहुंच जाएंगे, है ना। डायरेक्ट ये परिवार को बोलूं कि मैं मुंबई जाके फिल्मों में हीरो बनूंगा तो 2 चपत खाने पड़ते। ठीक है। लेकिन सूरत आ गया, फिर सूरत ने ऐसा एक अपना सेट हुआ कि आगे बढ़े ही नहीं, कभी मुंबई तक पहुंचे ही नहीं। कर्मभूमि बन गया आपका। कर्मभूमि बन गया, कर्मभूमि बिल्कुल बन गया। सर। और यही से मेरा सेकंड क्वेश्चन जुड़ा है। आजकल एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना गया है। बिल्कुल। लोग लाखों रुपया प्री केजी में, प्राइमरी में, फर्स्ट स्टैंडर्ड में लाखों फीस भरते हैं सर। 10 लाख, यानी आप समझो कि अगर आप अपर मिडिल क्लास हो और आप अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन देना चाहते हो, एजुकेशन में 1 करोड़ रुपये तो घुस गया, ये आराम अपर से। मिडिल क्लास इजीली। आराम और से। अब्रॉड IB स्कूल में भेजो तो अलग सोच ले। मैंने अपने 15 साल के बिजनेस मेंटोरिंग करियर में जितने भी 1000 करोड़ प्लस एंटरप्रेन्योर्स देखे, 90% वाले अंगूठा छाप, चौथी फेल, 10वीं फेल, 12वीं फेल है। अब आप मुझे बताइए ऐसा क्यों? एजुकेशन पे एक बाजू हम 1 करोड़ रुपए डाल रहे हैं, एक बाजू 1000 करोड़ के क्लब में 90% सब 12वीं फेल के नीचे ही है, जैसे आप हो सर। जी जी जी। इसका क्या है लॉजिक, आप समझाइए सर। लॉजिक तो ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि इसका कोई लॉजिक है, लेकिन अगर फेल हो गए हो, फेलियर आ गई है एजुकेशन के अंदर, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को देख लो, है ना, रास्ते कुछ ना कुछ निकल ही जाएंगे। अगर आप फोकस्ड होके किसी काम पे अपना ध्यान देंगे तो मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एजुकेशन ज़रूरी नहीं है। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। मैं अपने ऊपर ही लेता हूँ इस चीज़ को, जो मैंने अचीव किया है। 34 ईयर्स हो गए मुझे आज। जी साहब। ठीक है जी। अगर मैं एजुकेशन में चला जाता, पढ़ लेता शायद, तो ये मुकाम शायद 10 साल पहले ही हासिल कर लिया होता मैंने। क्या बात है। तो एजुकेशन ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि एजुकेशन ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं हो पाता है, बहुत सा कारण होते हैं। मैं बीमार हो गया था, किसी की कैपेसिटी नहीं होती है पढ़ने की, फीस नहीं भर सकते हैं, या और कोई कारण होता है, तो टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। रास्ते बहुत हैं अगर आप चाहो तो। मैं इस पे एक अलग टेक देना चाहूँगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी दूंगा जी। मुझे ऐसा लगता है जो ज़्यादा एजुकेटेड होता है वो फिर एक्सेल पे रिस्क लेता है। अच्छा। थोड़ा हल्का उसके अंदर MBA यानी मने बद्धू आवड़े छे, मने बधु आवड़े छे, मुझे बहुत आता है, ये मैंने देखा है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैंने ये देखा है कि जो एजुकेटेड होते थे, बिजनेस नहीं, सैटरडे संडे ऑफ चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए। गलत नहीं है, मैं खाली पर्सपेक्टिव बोल रहा हूँ। बिल्कुल। वो AI क्या है सर, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, तू मुझे क्या सिखाएगा। हाँ। लेकिन मैंने आपको देखा है, आप अच्छे बिजनेस कोचेस के पास, बिजनेस ट्रेनर्स के पास आप सीखते हो। अभी सर 12वीं फेल, कंटेंट निकाल रहे हो, लिंक्डइन लिख रहे हो, भले टीम के थ्रू, सिस्टम के थ्रू, कैसे भी थ्रू, बट कर रहे हो। बिल्कुल। और क्योंकि ये मैंने देखा है, मैं एक जन का नाम भी लेना चाहूंगा, अशोक शाह साहब है, गुजरात के, पैन इंडिया के बहुत अच्छे, वी ट्रांस करके कंपनी है, ट्रांसपोर्ट की, लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ERP सॉफ्टवेयर खुद ने डिजाइन किया। वाह। बड़े बड़े कंपनीज के साथ ERP, आज AI मेरे साथ सीख के AI कोडिंग कर रहे हैं, एज ऑफ 70। वाह। और वो बोलते कि बसेश, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं, हम सीखते रहते हैं। मेरे हर वर्कशॉप इंडिया में किधर भी है वो आते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ,
अच्छा वो है 3,000 करोड़ प्लस की टर्नओवर की कंपनी, ग्रेट। उससे ज़्यादा ही रहेगा। हाँ, डायरी पेन पे नोट्स लिखेंगे, हाँ, 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 स्टडी करेंगे, अच्छे लोगों से ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, ओपिनियन लेंगे। तो मुझे लगता है जो एजुकेटेड नहीं थे, कारण हालत के कारण हाँ, हाँ, उनके अंदर भूख ज़्यादा रहता है हाँ, और वो बिल्कुल। सीखते ज़्यादा रहते हैं और रिस्क भी वो लेते हैं। और सबसे बेस्ट चीज़ मालूम है मेरे को, एक आदमी है वो बहुत अच्छा लगता है, एकदम हम बोलते हैं ना देसी आदमी है। जी। वो ये बोलता है, बस सर आपके ऐसे 5 आदमी मैंने रखे हैं, हाँ, 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 आप स्ट्रैटेजी फाइनेंस के एक्सपर्ट हो, वो मार्केटिंग के एक्सपर्ट है, मुझे आता ही नहीं है हाँ, तो मैं हाँ, दिमाग ही नहीं लगाऊंगा। दिमाग ही नहीं अच्छे लोगों को लगाऊंगा। पकड़ के उनको चुपचाप फॉलो करता हूँ और वो सुखी है। मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन मुझे पता है किसको आता आता है और है। वो तो आप मैं उससे एक्सेप्ट करवा करते हो। लूंगा। और एमबीए को मुझे बहुत आता है तो सुनता नहीं। शायद ये एक गैप हो सकता इससे है। एक चीज अपन ये कह सकते हैं कि सीखने की जो है ना कोई उम्र नहीं होती है, यस, कोई लिमिट नहीं होती है। यस, आप अगर सीखते जाते हैं कंटिन्यू, यस, तो आप किसी भी चीज में सक्सेस हो हो सकते हैं। सकते हैं एक बिल्कुल। हमारे टाइम पे बोला जाता था सर जी। कि क्यों नहीं कर सकता है तू, कोई रॉकेट साइंस है क्या जो नहीं कर सकता है। हम्म, लेकिन आज तो रॉकेट साइंस भी नहीं रही है सर ऐसी कि नहीं कर सके। एलन मस्क ने बिना रॉकेट की साइंस को पढ़े लिखे जो इसरो और नासा नहीं कर पाए, वो स्पेसएक्स, स्पेसएक्स ने करके रख दिया, वापस बिल्कुल, रॉकेट को सही सलामत नीचे उतार दिया बिल्कुल, बिना पढ़े लिखे। बिल्कुल। कोई एजुकेशन नहीं इस चीज की, जी, है ना। जी, तो कुछ भी कोई भी कर सकता है सर, बस मन में एक आग होनी चाहिए। जब बिना पढ़े लिखे के मन में एक आग होती है, आपने कहा ना, हाँ, तो एक कारण उसको और मिल जाता है कि अब तो मुझे कुछ करके कर दिखाना दिखाना ही है, है। दिखाना है। मैं नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, बस वो वाई पीछे होना चाहिए, वो आग पीछे होनी चाहिए। स्टार्ट विथ वाई, साइमन साइनेक साहब बहुत लोग बोलते हैं, वो पर्पस होना चाहिए। पर्पस होना और चाहिए। जैसे आपने कहा था, जी। एक मेरा बहुत फेवरेट कोट है, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। यस। भूख रखो और हाँ, हमेशा सीखते रहो। सीखते रहो। जिस दिन आपको लगे कि नहीं मैं संतुष्ट हूँ, उस दिन दी एंड। दी एंड। स्टे हंग्री स्टे फुलिश। ये एकदम रश्मि एकदम। बंसल मैम का बहुत अच्छा सीरीज है। जी एक क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहूँगा, फिर हम बिजनेस में डीप में जाएंगे, जी सर। क्योंकि हमारा ऑडियंस एमएसएमई, फैमिली मैनेज बिजनेस है, स्टार्टअप्स है, जी। हार्डकोर बिजनेस ऑडियंस है। हम्म, अगर एक रूम में एक पानीपुरी सेलर है, एक किराना शॉप ओनर है, एक स्टार्टअप फाउंडर है, हम्म, एक फैमिली मैनेज बिजनेस का सेकेंड जनरेशन का यंगस्टर है, हम्म, और मोटा भाई भी वो रूम में, हाँ हाँ और वो रूम में अजय जी पहुंचे, हाँ हाँ। तो अजय जी उनको एक ऐसा कौन सा टिप, एडवाइस, गाइडेंस या ऐसा कौन सा एक थॉट देंगे हाँ। जिससे सबका भला हो? सर मैं तो मेरे बिजनेस में जो चीज़ यूज़ करता हूँ बोलिए। वो ही बता सकता हूँ हाँ। आपको। हम 3 टी के ऊपर काम करते हैं सर, जी। और तीनों का एक ही मतलब है, ट्रस्ट ट्रस्ट ट्रस्ट। हम्म, पहला ट्रस्ट खुद के ऊपर। ओके। अगर आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है हम्म, तो आप नहीं कर सकते हो। अगर किसी काम के बारे में आप ये सोच लेते हो कि मैं ये कर सकता हूँ, और उसी काम के बारे में आप ये सोच लेते हो कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तो दोनों ही जगह आप सही हो। राइट। तो सबसे पहला ट्रस्ट खुद के ऊपर, दूसरा ट्रस्ट उस परमपिता परमेश्वर के ऊपर जिसने आपको ये सब कुछ दिया है, और तीसरा ट्रस्ट है जिससे आप जुड़े हुए हो। आपके स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगा आपके ऊपर, हमारे व्यापारियों के लिए मैं कहूँगा हमारे ऊपर, या और कोई व्यापार किसी और से करता है। ये ट्रस्ट आपको जब तक नहीं है तब तक आप काम नहीं कीजिए, नहीं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होने वाली है। ये 3 टी, चाहे फैमिली बिजनेस में हो, फैमिली बिजनेस में अगर आप साथ बैठ रहे हैं, 2 भाई भाई बैठ रहे हैं, फादर और बेटा बैठ रहा है, सन बैठ रहा है उसका, तो उनके ऊपर एक दूसरे को ट्रस्ट करके काम करना। 2 पार्टनर हैं तो ट्रस्ट करना पड़ेगा दोनों के ऊपर, तब ये काम हो सकता है। तो ये ट्रस्ट बहुत जरूरी है, इसके बगैर काम नहीं हो सकता है। क्या बात है, शानदार। तो आई थिंक 3 ट्री, ट्रस्ट इन योरसेल्फ, ट्रस्ट इन श्योर, ट्रस्ट इन गॉड यूनिवर्स, एंड ट्रस्ट इन हुएवर यू आर वर्किंग विद। बस आपके जिसके साथ आप मेंटोर, काम कर रहे हैं, वेंडर्स, जिसके साथ भी जिसके पार्टनर। साथ भी आप काम कर रहे हैं। शानदार। जी। हार्डकोर स्ट्रैटेजी में जाते हैं सर, मुझे स्ट्रैटेजी बहुत पसंद है, क्योंकि ये लोग यूजुअली हमें बोलते हैं सर मार्केट में कंपटीशन बहुत है, उधारी देना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा। जी। तो भाई आपसे एक क्वेश्चन सर, सूरत में और पूरे देश में लाखों लोग होलसेल कपड़ा ही बेचते हैं, आप भी वही बेचते हो, जी। सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, अजमेरा जी क्यों जीते? मैंने एक गैप देखा सर जी। सूरत इंडस्ट्री के अंदर। जी। सूरत में 50,000 मैन्युफैक्चरर्स हैं सर। 50,000? यस, इससे ज़्यादा ही होंगे ओके। जो
ब्रांड एक अजमेरा आप देख रहे हैं, ऐसे ब्रांड है 50,000। वो सब डीलिंग करते हैं डायरेक्ट होलसेलर को ओनली। ठीक है। वो एक रिटेलर को कपड़ा नहीं देते हैं, या कोई मन में सोच के आ गया है कि मुझे सूरत से ले जाके कपड़ा बेचना है, सूरत से लेके जाऊं और अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, वो उनको कपड़ा नहीं देते हैं। ओनली बल्क एक डिज़ाइन बनती है, उसके 4 कलर होते हैं, और वो 4 कलर एक पार्सल के अंदर पूरा का पूरा वही 4 कलर की एक डिज़ाइन पार्सल के अंदर जाती है। ठीक है। सूरत में रिटेलर आते थे, मैं सर्विस किया करता था सर, 1200 रुपए से मेरी जॉब स्टार्ट हुई थी। ठीक है। आप पहले नौकरी की? नौकरी की मैंने। कहाँ पे नौकरी किया, थोड़ा वो ब्रीफ? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग करते क्या हैं। नौकरी? सेल्समैनशिप? सेल्समैनशिप से ही स्टार्ट हुई थी, बट फिर मैं नेक्स्ट टू बॉस मैं वहाँ पे रहा। आपने ग्रो किया है? मैंने ग्रो किया, बिल्कुल सर। मैंने वहाँ पे सब कुछ सीखा। बिहारी थे वो, मेरे जो बॉस थे जी। तो वहाँ भी यही सिस्टम था। तो मैं वहाँ पे जब एक छोटा कस्टमर आता था ना जी। और वो बोलता था कि मेरे को एक एक सेट करके ये 10 डिजाइन चाहिए, बोला नहीं भैया नहीं मिलेगी, मना कर दिया जाता था। ये पूरा सूरत में सिस्टम था। मेरा 2011 में छोड़ने का कोई कारण नहीं था कि मैं वहाँ से छोड़ूं, सब कुछ अच्छा था। नेक्स्ट टू बॉस मैं था वहाँ पे, बॉस इज्जत मेरी करते थे, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं थी। सैलरी बहुत अच्छी थी, 1200 से शुरू हुई थी, 2 लाख रुपए पर मंथ तक पहुँच गई थी 2011 में। 2011 में। वेरी गुड सैलरी। हाँ बिल्कुल। तो कोई छोड़ने का कारण नहीं था। कारण सिर्फ एक यही था कि ये गैप मैंने देखा। मैंने थोड़ा सा ये दर्द महसूस किया कि कोई लेडीज आके वहाँ बोलती थी कि मेरे को, मैं छोटे से गांव से हूँ, मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन मना कर दिया जाता था। और वही पूरा सूरत भी करता था। 2-5 जन देने वाले थे भी तो रेट का फर्क कर देते थे, 20% रेट अप या 30% रेट अप। एक सेट लोगे तो इतना रेट। मैंने कहा मैं एक अपनी कंपनी बनाऊंगा और वहां पे मैं किसी तरीके का कोई फर्क किसी के लिए नहीं रखूंगा। किसी के लिए मतलब जो बिजनेस करना चाहता है, चाहे वो छोटे रूप में छोटी अमाउंट से बिजनेस करे या बड़ा बिजनेस करना चाहे, मैं उसके लिए कोई रेट का फर्क नहीं रखूंगा। तो मैंने ये स्ट्रेटेजी अपना के 2011 में अपना ये बिजनेस स्टार्ट किया था सर। और आपने एक एक पीस भी दिया, जिसको सेट में कुछ सेट में 2-2 पीस ही चाहिए तो आपने दिया? नहीं, सिंगल पीस नहीं देते हैं सर। ओके। सेट पीस पूरा सेट पूरा लेना रहेगा। ओके। वो एक सेट किसी डिजाइन का, एक सेट किसी डिजाइन का, एक सेट कोई डिजाइन का, वो फ्लेक्सिबिलिटी रखी। एमओक्यू का प्रेशर नहीं रखा कि मिनिमम इतना ही सेट लेना पड़ेगा? मिनिमम सेट 10 तो होने चाहिए, नहीं तो आप ले जाके करोगे क्या उसको? वो तो घर यूज के लिए हो गया फिर। ओके। तो आपने छोटे माइक्रो रिटेलर्स को एनेबल किया, ये मार्केट में आपने गैप देखा। बिल्कुल। और उनको रिस्पेक्ट और प्राइसिंग सेम दिया। बिल्कुल सेम। तो स्ट्रैटेजी का मतलब यही होता है, मार्केट में जो दर्द है, पेन पॉइंट है, जो गैप है, उसको आपने अटैक किया। पर आपको लगता था ये एक 100 करोड़ का बिजनेस बन सकता है यहाँ से? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता था सर। शुरू में तो मैं अपनी बात को पहुंचा ही नहीं पाया सर लोगों तक। मैं अब इतना बड़ा ह्यूज मार्केट सूरत के अंदर, उसमें कोई एक बैठा हुआ है छोटा सा बंदा जो कि उस सेम प्राइस के अंदर कपड़ा देता है जिस प्राइस के अंदर डीलर होलसेलर को दिया जाता है। ये लोगों को पता कैसे लगे? राइट। तो मैंने जो मेरे पुराने व्यापारी थे उन्हीं को कपड़ा देना स्टार्ट किया, होलसेलर्स को ही। क्योंकि अब करूं तो क्या करूं, दुकान तो चालू कर लिया है, अपनी बात गांव जा करके कैसे पहुंचाऊं एक एक देहात के अंदर या एक एक शहर के अंदर कि भाई मैं हूं। नहीं पहुंच सकती है बात किसी कीमत पे। फ़ोन करना पॉसिबल नहीं, इतना डेटा कहाँ से लाऊं, पॉसिबल नहीं। तो मैंने क्या किया, सोशल मीडिया का सहारा लिया। 2012 में मैंने यूट्यूब चैनल बनाया अपना। 2012 में? यस सर। मैंने कहा इससे मैं अपनी बात पहुंचाता हूँ, कोशिश करता हूँ। ठीक है, इधर होलसेलर्स को कपड़ा दिए जा रहा था जो बल्क सब डील करते हैं वैसे ही, और सोशल मीडिया पे यूट्यूब के जरिए ये मैसेज पहुंचाना शुरू किया। मतलब प्रोडक्ट दिखाना शुरू किया, मैसेज भी नहीं दिया, प्रोडक्ट दिखाना शुरू किया। कोई नहीं दिखाता था उस समय प्रोडक्ट, मैंने दिखाना शुरू किया। लेकिन बात नहीं बनी। करते करते 2016 आ गया सर। किसी एक इन्फ्लुएंसर ने मेरा यूट्यूब चैनल देखा, उसने मुझसे फ़ोन किया और बोला कि भाई सर हम आपके यहाँ के वीडियो बनाना चाहते हैं और जो आप काम कर रहे हो वो काम हम लोगों को बताना चाहते हैं कि अजमेरा फैशन एक ऐसी फर्म है, यहाँ से आप कपड़ा ले जाके अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। उसका चैनल था, वो गाइड करता था, स्मार्ट आइडिया करके चैनल का नाम था, वो गाइड करता था लोगों को।
कि किस तरीके से बिजनेस किया जाता है। तो मैंने कहा ठीक है आओ भाई। उस समय उसके 70-80 हज़ार फॉलोवर थे। अब मेरी बात जो मैं मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू पहुंचाता था वो कभी 10 लोग देखते थे, कभी 5 लोग देखते थे, कभी 20 लोग देखते थे। वो पहुंच नहीं पाती थी इतने लोगों तक बात। मैंने उसके थ्रू जब वो बात अपनी पहुंचाई, एक उस समय का वो पॉडकास्ट बोल सकते हैं आप उसको, आज तो पॉडकास्ट इस तरीके के हो गए। उसने मेरे साथ बैठ के पूरी चीज समझी, इंटरव्यू जैसा मेरा लिया और वो वीडियो चलाया। इतना जबरदस्त वायरल हुआ वो वीडियो, इतना जबरदस्त वायरल हुआ कि पूछो मत बात। तब मेरे पास लीड आनी शुरू हुई। लोगों ने बोला कि यार ये बंदा है जो हमको बिजनेस करवाने के लिए तैयार है या एक रिटेलर को कपड़ा देने को तैयार है सेम प्राइस में। तो फोन आने शुरू हुए। क्या बात है। तो मैंने कहा ठीक है चलो, जो अपन जिस मोटो को लेके अपन चले थे, जो ध्येय अपन ने लेके चले थे उसमें पहुंच पा रहे हैं। बिल्कुल। तो धीरे धीरे लोगों के फोन आने शुरू हुए, जुड़ते चले गए। अब वो वीडियो हिट हुआ जब जो मेरे होलसेलर्स 4 साल में मेरे साथ जुड़े थे 2011 से 2016 तक, वो होलसेलर बोले तुम तो रिटेलर को भी उसी प्राइस में कपड़ा दे रहे हो। नाराज हो गए। हाँ। नाराज होने लग गए भाई साहब। बोले हमारे एरिया के रिटेलर को जिसको मैं कपड़ा देता हूँ 10% चढ़ा के या 15% चढ़ा के या 20% चढ़ा के, जो भी है और लेगा ही, कोई भी कमाने के लिए बैठा हुआ है, उसको तुम सेम प्राइस में दे रहे हो, फिर हमारा कपड़ा कौन खरीदेगा, हम तुम्हारा कपड़ा नहीं बेचेंगे। झटका भयंकर। अब मेरी तैयारी तो उन होलसेलर्स के हिसाब से थी, छोटे व्यापारी तो मेरे पास इतने थे नहीं। तो भाई साहब तगड़ा झटका लगा, कपड़ा स्टॉक इकट्ठा हो गया और जो पेमेंट गया हुआ है उसका जीआर भेजने लगे। वो बोले हम आपका नहीं भेजेंगे, गुड्स रिटर्न हम नहीं रखेंगे बोले। और तभी कुछ लोन थे तभी? अरे लोन लेना पड़ा, अपनी वाइफ के गहने बेचने पड़े। बेचे आपने? बेचे मैंने अपनी वाइफ के गहने, अपना घर गिरवी रखा, अपनी गाड़ी गिरवी रखी 2016 के अंदर, 16 के अंदर। लेकिन हिम्मत नहीं आ रही सर। एक मैं इसमें एक ब्रेक लेना चाहूँगा जी। इसको हम करेंगे क्योंकि बैकफायर होता है, स्ट्रैटेजी बहुत शांति से करना पड़ता है। क्योंकि आपने अपने मेन कस्टमर को इनडायरेक्टली, उन्हें ऐसा लगा कि भाई ये हमारा बिजनेस काट रहा है। हाँ, मेरे कस्टमर को डायरेक्टली वो पहुंच रहा है। हमारा इंटेंट अच्छा था जी। लेकिन मुझे एक बताइए, 2012 से आपने कंटेंट डालना चालू किया। हाँ, मोबाइल से डाला, ज्यादा आता नहीं रहेगा। उस समय मैं कंटेंट नहीं डालता था। उस समय मेरे जो प्रोडक्ट थे ना, उनके फोटोज में वो कोलैब बनाते हैं ना, वीडियो जैसा कोलाज, वो बना के डाल देता था। सर तभी तो आपके पास टेक्निकल स्टाफ या एजेंसी तो नहीं रहेगा? नहीं थी, ये खुद से किया सर। कहाँ से आया आइडिया सर कि ऐसे करे? स्टे हंग्री स्टे फुलिश। मैं थोड़ा टेक्नोलॉजी का मेरे को बहुत ज्यादा वो रहता है सर। नहीं, हंगर और फुलिश। हाँ, कि भाई मेरे को करना है किसी भी कीमत पे। और एक चीज सर, 1000 दिन डालना और 0-10-20 जन देखना, कभी हिम्मत टूटा नहीं सर। ये एक मैं बोलूँगा संस्कार समझ लीजिए पिताजी के, और कुछ भी समझ लीजिए चाहे, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी, कभी ये नहीं हुआ। आशा बनी रही कि भाई नहीं, सब ठीक होगा, एक न एक दिन जरूर होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। नौकरी भी जब मैंने करी थी तो सर मैं नौकरी की मानसिकता से नौकरी नहीं करी थी, मैं मालिक बन के वहाँ काम किया, और वही मेरे आज वो अनुभव मेरे काम आ रहा है सर। बट आज भी रिलेशन है वो सर? 100% सर। और क्या चाहिए? 100%। और क्या चाहिए? हमने रिलेशनशिप भी मेंटेन किया। 2012 से 16 ये फेज पे आपको कभी पिंच नहीं हुआ कि यार मैं 25 लाख सालाना का पैकेज छोड़ के इधर प्रेशर, रेंट, उधारी, ये सब आया आपको प्रेशर? मेरे को नहीं आया, लेकिन प्रेशर डाला गया मेरे ऊपर। किसने डाला? होते हैं, घर वाले भी होते हैं, लोग होते हैं, पड़ोसी होते हैं, यार दोस्त होते हैं। बोले देख, हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है, दूध पीती बिल्ली गंडकड़ा में जार पड़ी। मारवाड़ी में ऐसा बोलते हैं कि दूध पी रहा था वहां बैठ के, ऐसे दूध पीने वाली बिल्ली थी और कुत्तों के बीच में जाके गिरी है, वो नुकसान लगा जब। लेकिन मैंने मन में एक ही चीज ठानी, मैं शुरू से मानता था कि लोग क्या कहते हैं कहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने को क्या करना है ना उस पर अडिग रहना है। और जब नौकरी भी करी थी ना सर, तो उस समय उसको टॉप 10 में उसको लेके गए थे हम लोग मिल करके। क्या बात है। तो जब सिक्कर से निकल के ही आया था ना सर, तो पापा ने, मैं पापा को बहुत फॉलो करता हूँ सर। मेरा अगर कोई रोल मॉडल बोले ना कौन है, मेरे पापा एकदम रतन टाटा जैसे दिखते हैं सर, बिल्कुल। तो मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ। उन्होंने एक ही बात बोली थी, बेटा तू कुछ भी काम करना सूरत जाके,
काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। हम्म, भले ही तू मोची बनना, लेकिन तेरे जैसा मोची शहर में दूसरा नहीं होना चाहिए। शानदार एडवाइस, बी बेस्ट। तो मैंने नौकरी करी, द बेस्ट। मैं नौकरी करने वाले को सबको ये कहना चाहता हूँ, नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। पर नौकरी की मानसिकता से कभी नौकरी मत कीजिएगा। मालिक बन के नौकरी कीजिएगा, है ना। कभी घड़ी मत देखिएगा कि 9 से 7 की मेरी ड्यूटी है, हो गया काम, अब मैं चलूँ ना। मालिक बन के नौकरी कीजिएगा। मालिक को जैसा 1 पैसे के नुकसान में दर्द होता है ना, वैसा दर्द आपके होना चाहिए। और वैसे ही नौकरी करी थी सर, तभी आज इस मुकाम के ऊपर हूँ सर। तो पापा ने इतनी हिम्मत दी थी, टेंशन करने की जरूरत नहीं है बेटा, काम कोई छोटा बड़ा नहीं, जो भी कर बढ़िया से कर, बेस्ट कर उसके अंदर। इसलिए ये फील ही नहीं हुआ, किसी का प्रेशर लिया ही नहीं। अकाउंटेंट घबरा गया था जब पैसे की देनदारी बढ़ गई थी, स्टॉक इकट्ठा हो गया था, बोले जवाब क्या दूं। मैंने कहा फाइल ला के मेरी टेबल पे रख दे, मैं जवाब दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जुआ नहीं खेला है, चोरी नहीं करी है, डाका नहीं डाला है, व्यापार किया है। नफा नुकसान अपनी जगह, कोई दिक्कत नहीं है, आता रहता है। लेकिन अभी भी खड़े हैं और खड़े रहेंगे, डटे हैं, डटे रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या बात है। आप सूरत कौन से साल में पहुंचे थे? 92 फरवरी 1992। 92 से मोटा मोटी 2011-12 2011 तक मैंने नौकरी करी। 10 साल की नौकरी की। 19 साल की। 19 साल, सॉरी, हाँ 19 साल की नौकरी की। वाह। और ये पेन पॉइंट दिखा, फिर आपने ये स्टार्ट किया। आई एम श्योर सर कि आपके पास वो सिंप्लिसिटी देखे कि आपने कुछ सेविंग्स भी की रहेंगी। सर उस समय सिंप्लिसिटी नहीं थी। अच्छा, उस समय नहीं थी। हाँ, वाह, ये भी लेसन है। अक्ल नहीं थी। अपने रिच डैड पुअर डैड वाली बुक नहीं थी। रॉबर्ट कियोसाकी साहब की बुक नहीं थी उस समय तक। पहली बुक मेरी सीक्रेट थी सर। 2011 में पढ़ी थी मैंने। हाँ, उसके बाद मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी थी। तो उस समय तक अक्ल नहीं थी कि सेविंग क्या होती है। नौकरी करी, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए महीने के आते थे। शुरुआत हुई थी 1200 रुपये से, इतने आने लग गए तो बहुत बढ़िया है। मजे करते थे, कपड़े खरीदते थे, जो करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत शौक था। जो भी शौक पूरे किए, कोई कभी भी वैसा नहीं रहा। तो बट ज़्यादा सेविंग्स नहीं थी। नहीं। तो ये एक लेसन है जो आजकल के यंगस्टर्स देख रहे हैं। लाइफ एंजॉय करिए भले, बट ये सेविंग अगर शायद अजमेरा साहब मैंने बचाए होते तो बहुत काम लगते। 2016-17 के क्राइसिस में काम आपका छाती होता। और यहाँ पे मैं मेरे और एक, जैसे आप काफ़ी लोगों के हीरो है, मैं बहुत आपसे प्यार से बोलता हूँ, और एक हीरो है वेलुमनी साहब। वो बोलते हैं कि भाई मेरी सिंप्लिसिटी कम थी, नो EMI, छोटा घर, कोई लोन नहीं है, मेरा सेविंग्स था, तो मैं जॉब छोड़ के मैंने कुछ चालू कर दिया। और मेरे साथ जो हायर पगार पे थे, उनके बड़े घर, बड़े गाड़ी, बड़े EMIs थे, वो जॉब छोड़ नहीं पाए। और आज भी वो 50 लाख, 25 लाख, 1 करोड़ की नौकरी कर रहे हैं, और मैं हज़ारों करोड़ पे बैठा हूँ। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने सेविंग्स की थी और वो सिंपल थे। और यही रतन टाटा साहब भी हमें सिखाते। ये आपकी स्टोरी से हमें सीखने मिलता है कि आपने थोड़ी देर बाद की, अगर ये पहले करते तो शायद सिचुएशन अलग होता। तो ये बहुत पावरफुल लेसन है। बहुत पावरफुल है सर। अपनी जरूरतों को सीमित रखें जी, है ना, बर्डन ना आने दे। नौकरी में होता क्या है, आपने 10,000 की नौकरी है, आप स्कूटर ले लेंगे EMI पे। बिल्कुल। आपकी 1 लाख रुपए की नौकरी आएगी, आप गाड़ी ले लेंगे। 2 लाख 3 लाख की नौकरी हुई है, आप अपना घर ले लेंगे। EMI आपकी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो नौकरी से कुछ भी नहीं बदलने वाला है। नौकरी से घर की सब्जी बदलेगी या EMI बदलेगी। आज आलू की, कल भिंडी की, परसों तुरई की। जिंदगी बदलनी है तो बिजनेस करना पड़ेगा। मैं इसमें हल्का अग्री भी करता हूँ और हल्का एक अलग पर्सपेक्टिव भी देता हूँ। सर, सुंदर पिचाई साहब नौकरी नहीं कर रहे, तो मैं बोलता हूँ कि कुछ अच्छे कंपनी में, जैसे आपकी कंपनी में है या हमारे कंपनी में, आप हनुमान जी बने, एंटरप्रेन्योर कहते हो। बिल्कुल। जॉब विद प्रॉफिट शेयरिंग, तो अगर आपको वो मिलता है तो वो भी अच्छा है। और मैं और एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये वॉरेन बफेट साहब कहते हैं कि आपका इनकम वेल्थ डिफाइन नहीं करता। आपका सेविंग इन्वेस्टमेंट वेल्थ डिफाइन करता है। बिल्कुल। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ पे एक लड़का है अंकित, वो कमाता है 30,000 रुपया प्लस बोनस, लेकिन उसकी EMI आज भी 40,000 की है। 40,000, यानी इसकी वो पैसे देख के वो EMI ही बढ़ा रहा है। और उसके सामने एक लड़की है तन्वी करके, 25,000 कमाती है, वो 18,000 सेव करती है। सिंप्लिसिटी, मम्मी पापा के साथ रहना, सेविंग करना, उनको आज डिफरेंस नहीं समझेगा, 10 साल बाद समझेगा। तो ये आई थिंक ये बहुत पावरफुल लेसन है। एक फॉर्मूला दे देता हूँ कोई भी नौकरी करने वाले के लिए।
हमारे टाइम पे फॉर्मूला क्या था वो हाँ, भी बता देता हूँ, बोलिए ना प्लीज। और आज क्या फॉर्मूला है वो भी बता देता हूँ। हमारे टाइम पे फॉर्मूला था इनकम माइनस खर्चा इज इक्वल टू सेविंग। ये हमारे टाइम पे था, जो कि बचता ही नहीं था कुछ। हाँ। लेकिन आज अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो ये गांठ बांध के रख लीजिए इस फॉर्मूले को, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। यस। और वो मिनिमम 10% तो होनी चाहिए। सुंदर पिचाई जैसी अगर हो तो देखिए कुछ ज़्यादा। सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ। फिर नौकरी छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। नौकरी तो मैं अभी भी कहता हूँ छोड़ने की जरूरत नहीं है, नौकरी करते रहिए। नौकरी करने के साथ एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट करना है यस। तो अजमेरा फैशन आपके लिए अवेलेबल है। क्या बात है, इसके बारे हाँ में बात जी, करते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल और सर। ये जो आपने कहा ना सर, इतना खुशी होता है, ये रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, यही सिखाता है। यही सिखाता ये अप्लाई करना और ये शेयर करना हाँ, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। मैं सर एक खतरनाक दौर पे वापस आना चाहता हूँ, 2016-17। जी कितना प्रेशर आया रहेगा, थोड़ा उसके ऊपर भी बताइए, क्योंकि आपके जो 4 मेन ग्राहक थे उन्होंने बोल दिया कि अजय भाई आप हमें बाईपास कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल, हम आपसे धंधा नहीं करेंगे, माल रिटर्न कर दो, पेमेंट नहीं करेंगे। पेमेंट नहीं करेंगे। तो वो टाइम पे इन्वेंट्री कितना था, पेएबल कितना था, उधारी कितना था, और कैसे उसको फेस किया, उसका कुछ बताइए। सर मैं प्रेशर कभी नहीं लेता हूँ सर, कभी भी नहीं लेता क्या हूँ। बात, ये एक मेरा सबसे बड़ा एटीट्यूड गॉड गिफ्ट जो। गॉड गिफ्टेड मान लीजिए। चलो। प्रेशर नहीं लेता हूँ। हाँ। प्रेशर आया था 2016 के अंदर, हाँ। हाँ। लेकिन वो मम्मी की वजह से मैं डिप्रेशन में चला गया था सर। ओ, मम्मी का ऑपरेशन हुआ था पेट का, वो तो आईसीयू के बाहर जो है मैं रहता था। 20 दिन तक मैं आईसीयू के बाहर रहा। वाह। और मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, क्या अपेंडिक्स फट गई थी ऑपरेशन करते टाइम पे, ओ। तो उनके घाव को ओपन रखा था सर, वो बार बार वो उसका बस। इन्फेक्शन निकालने के लिए। हम्म। तो 20 दिन तक वो आईसीयू के बाहर रहा ना सर, रोज एक रात को सलटता था, रोज। और उसके बाहर जो है उनके कोई ना कोई रिलेशन वाले वहीं सोते थे सर। और रोज 20 दिन तक वही चीज़ देख देख के मैं डिप्रेशन में आ गया था सर। ये कंडीशन आ गई थी मेरी। पर मेरे को डिप्रेशन के बारे में थोड़ा नॉलेज था। मैं ये स्टोरी इसलिए ऐड करी है, ये मेरा ये जो फेज़ है ये इसलिए ऐड किया है। आज लोग डिप्रेशन को मानते नहीं हैं कि भाई मेरे कुछ नहीं है, मैं सब कुछ ओके है। मर्द को दर्द नहीं होता। मर्द को दर्द नहीं होता है। लेकिन मैं कहता हूँ अगर आप डिप्रेशन का इलाज करवा लो ना तो ये मलेरिया से भी छोटी बीमारी है। क्या बात, और अगर ना इलाज करवाओ तो ये आपकी जान भी ले सकती है। कैंसर से ज्यादा खतरनाक। कैंसर से ज़्यादा खतरनाक है। बिल्कुल। ये मेरे साथ हुआ था। मैं जब वहाँ से वापस आया जयपुर से, दुर्लभ जी हॉस्पिटल में मम्मी थी, तो आने के बाद ऐसा हुआ मैं रोता ही रोता रहता था। मेरे को कोई आके पूछता था अज्जू कैसा है, अजय मेरा नाम है, अज्जू प्यार से बोलते थे। कंधे पे किसी ने हाथ रखा और ये हालत। मैं समझ गया कि मेरे को ये, इमीडिएट मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करी और एकदम वो निकल गया। ये प्रेशर आया था मेरे को, बाकी कभी मैंने ज़िंदगी में कोई प्रेशर नहीं लिया। वो मैंने दवाई ले ली तो आज स्ट्रांगली वापस खड़ा हुआ हूँ वाह। भाई साहब। नहीं तो मेरे ये मन में आने लग गए थे कि मेरे बच्चों को, वाइफ को ख़त्म करूं और खुद भी ख़त्म हो जाऊं। ये कंडीशन आ गई थी डिप्रेशन में। डिप्रेशन में। अजय भाई, ये सोच आती थी सर। थैंक यू सर, आपने मेंटल हेल्थ के बारे में अपना पर्सनल इतना शेयर किया। बिल्कुल। और दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके पास एटलीस्ट 5 अच्छे फ्रेंड्स होने चाहिए। ये एटलीस्ट मेल लोग के पास नहीं होता, एंटरप्रेन्योर्स के पास, यंगस्टर्स के पास होते हैं, जिनसे आप शेयर कर पाओ। और आजकल तो चैट जीपीटी को छोड़ो, अगर डिप्रेशन है तो कोई प्रोफेशनल को, वेल ट्रेंड आदमी को पकड़ो। सर कोई भी दूसरा आपको देखेगा ना, आप मेरे को उस समय देखते ना तो आप ये कहते बोले ये नौटंकी कर रहा है यार। किसी को फील नहीं होता है ये चीज़, किसी को। पर ये आपको खुद को फील हो रही है ना अगर, तो इमीडिएट किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। बस एक ही सहारा है, डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करो, वो जैसे फॉलो करे वो करो। और बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो लोग सुसाइड कर लेते हैं सर, मेरे को मालूम है। हमारे क्लोज सर्कल में भी बहुत लोगों ने किया। हमें लगता था ये तो राजा है, पार्टियां करता है, अच्छा कमाता है, अंदर उसके नॉलेजेबल क्या है। चल रही है ना। लोग तो बोलते हैं इनके जैसा लाइफ करो, और फिर एक दिन पता चला कि उन्होंने ये सब डिप्रेशन की वजह से होता है। तो आज स्ट्रेस में बहुत लोग रहते हैं जी। मैं मानता हूँ इस चीज़ को। आज का दौर ऐसा है, आज की लाइफस्टाइल ऐसी है कि स्ट्रेस आता है। लेकिन ऐसा अगर फेज़ आ जाए ना,
फिर किसी का वेट नहीं करना है, आप सीधे डॉक्टर के क्या पास बात चले है, जाइए। थैंक यू तो सर। प्रेशर सर मैंने नहीं लिया बिल्कुल हाँ, भी, अपने जीवन में कभी प्रेशर नहीं लिया, हाँ। हैंडल किया परिस्थिति को और निकलते चला गया उससे। सर वापस स्ट्रैटेजी पे आते हैं, बहुत जी। सुंदर ये सेगमेंट था। जी। लेकिन जैसे आप डायरेक्ट छोटे माइक्रो रिटेलर्स को देने लग गए सूरत में बैठ के, तो एक तरह से आप मार्केट के हल्के अगेंस्ट या मार्केट में नया ट्रेंड डाल रहे थे। बिल्कुल। जब भी मार्केट में आप नया ट्रेंड डालते हो तो अपोजिशन आता है, बहुत। तो अपोजिशन आया तो उसको कैसे फेस किया, क्या क्या आया था और कैसे फेस किया? अपोजिशन में एक ही अपोजिशन आया कि मेरे व्यापारी जो होलसेल वाले थे, माल। जिनकी वजह से माल लिया था, लोकल वाले तो बोलते थे ये देखो क्या कर रहा पागल है, है। पागल है बोले, वीडियो बना बना के कपड़ा बेच रहा है? एकदम एग्जैक्टली यही बोला था लोगों ने, और लगभग 2020 तक यही बात बोलते रहे थे, बोले ये पागल है, ये खत्म होगा, ये बंद होगा, ये चलने वाला नहीं है, और कोरोना में तो ये पक्का ही चला जाएगा बोले। पर कोरोना ने भी मेरे को हमारा ऑनलाइन डिपार्टमेंट नहीं था सर, कोरोना ने मेरे को स्ट्रेटेजी दी। क्या बात है, कि ऑनलाइन डिपार्टमेंट तैयार करो एक, क्या बात, खाली ऑफलाइन व्यापार था। मोदी जी कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी में आपदा crisis। में से अवसर, यस है ना? यस। वो हमने आपदा में से, बहुत बड़ी आपदा थी, मैं दुआएं करता हूँ उनके परिवार के लिए जी जिन्होंने अपने आप को खोया है, जी। लेकिन उसके पीछे भी आप कहीं ना कहीं कोई चीज अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो सर। पूरा इंडिया डिजिटल हो गया, इंडिया डिजिटल, पेटीएम आ गया, यूपीआई आ गया, UPI आज आ एआई आ गया। AI आ कोविड गया ना सर। होता तो नहीं आता, नहीं और आता बहुत सर। फास्ट दुनिया हो गई। बहुत फास्ट आया। तो हमने उस समय अपने ऑनलाइन डिपार्टमेंट को अलग किया, क्योंकि मार्केट में क्या सिस्टम हो गया था, ऑड इवन पे आ गया था, एक दिन मार्केट खुला रहेगा, एक दिन बंद रहेगा। तो मैंने कहा यार ये तो नुकसान वाला काम है। तो हमने कहा एक दिन पैक कर लेंगे और एक दिन अलग डिपार्टमेंट कर देते हैं जो सिर्फ ऑनलाइन पे कपड़ा बेचेगा फोन पे। तो वो डिपार्टमेंट अलग कर दिया, आज वो अपॉर्चुनिटी। इस पे बात करते हैं, 2017 में तो कोविड है, यू आर शायद द फर्स्ट। 2019 में कोविड आया था। हाँ कोविड, हाँ। लेकिन शायद 2017 में यू आर द फर्स्ट इन इंडस्ट्री जिसने कॉल सेंटर बिठाया था। हाँ 2017 में बिठाया 2017 में कॉल सेंटर बिठाया था। कॉल सेंटर बिठाया था। क्या था लॉजिक? यही लॉजिक था कि जब वो मेरा वो वीडियो वायरल हुआ तो मैंने अपना पर्सनल नंबर दे रखा था सर। शाबाश। दिन में फोन आते थे इंडिया से, और इंडिया के बाहर से जो लोग देखते थे, यूएस वगैरह से, रात को फोन करते थे। तो उन्होंने भी कॉल किए? हाँ, सब जगह वायरल हुआ वीडियो। तो कितने व्यूज गए वो इंटरव्यू वाला वीडियो ही? हाँ, इंटरव्यू वाला वीडियो। कितना वायरल गया? अरे सर लगभग 1 घंटे के अंदर 1.5 लाख लोगों ने देखा था उस वीडियो को। 1 घंटे के अंदर। इम्प्रेसिव। इतना भयंकर। मैं एक फोन रिसीव करूं और उसके पीछे से 10 मिस कॉल, ये हालत थी। शानदार। 4-5 महीने तक तो मैंने बिजनेस भी आया? बिजनेस आ रहा था। बिजनेस आ रहा था सर, पर बिजनेस उस स्पीड से नहीं आ रहा था। ठीक है। पर मैंने कॉल उठाने बंद नहीं किए, कॉल रिसीव करने बंद नहीं किए। किसी ने भी राय मांगी, सर कपड़े का बिजनेस कैसे किया जा सकता है, तू ले या ना ले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तेरे को बताऊंगा पूरी चीज। क्या बात है, शानदार। तो कॉल सेंटर में कितने, 2 जन डाले या फिर मैंने 2 जन, 1 जना डाला पहले। मैंने कहा तू फोन थोड़े दिन में तो तू संभाल, रात को मैं घर पे संभाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिन में ऑफिस में वो संभाले था, रात को मैं संभालता था। फिर लोड बढ़ने लगा तो फिर और वीडियोज डले। मुझे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का उस समय पता लगा सर कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है। मैंने कहा मैं अपने ही चैनल पे अगर मैं लोगों तक इस बात को पहुंचाने का प्रयास करूंगा तो बहुत स्लो जाऊंगा। फिर मैंने कहा जिसकी बात लोग ऑलरेडी सुन रहे हैं उसको पकड़ के लाऊं ना यार, जिसके पास ऑडियंस ऑलरेडी है तो मेरी बात अलग अलग लोगों तक पहुंचेगी। तो उससे फिर वो बहुत ज़्यादा रश आने लगा। तो फिर हमने कॉल सेंटर धीरे धीरे बढ़ाते चले गए। तो आप मानते हो कि जो 2012-13 में आप कोलाज करके कंटेंट डालते थे जी, अगर वो नहीं डालते तो ये फेस नहीं दिखते? नहीं। तो वो नींव था। हाँ। फिर इंटरव्यू दिया, फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग दिया, कॉल सेंटर डाला, और फिर कोविड में ऑनलाइन डिपार्टमेंट चालू किया। ऑनलाइन डिपार्टमेंट। अब ऑफलाइन तो हमें समझ में आता है सर, शायद आपका सेल्स टीम है, कॉल है, वो डिस्पैच जाता है। ऑनलाइन में कैसे आपने सपोर्ट किया, क्या किया था? ऑनलाइन में सपोर्ट ये है कि एक कस्टमर, जब छोटा कस्टमर है सर, वो 25-30 हज़ार रुपए में चालू कर रहा है बिजनेस, ठीक है, हमने ये अपॉर्चुनिटी दी उनको, तो वो आया मेरे पास में। तो एक बार तो वो देखने के हिसाब से कि मैं सही जगह पैसा दे रहा हूँ, उन्हें गलत हाथों में तो नहीं दे रहा हूँ, वो 25-30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार रुपये के माल के लिए 2-3 हज़ार, 4 हज़ार रुपये खर्च करके आ जाता है। बार बार तो नहीं आ सकता है, कपड़ा उसका बिकता है, तो वो बार बार नहीं आ सकता है।
तो वो तो आपके पास सर कस्टमर आता था ऑफलाइन, हम्म, ऑनलाइन को कैसे क्रैक किया सर आपने? तो वही मैं बता रहा हूँ कि भाई कस्टमर जो है एक बार तो आ गया 50,000 रुपये का कपड़ा लेने के लिए 4,000 5,000 रुपया खर्च करके ऑल ओवर इंडिया से लोग लेने आते थे। जी जी जी। लेकिन अब वो दोबारा उसको 25,000 का कपड़ा मंगवाना है, 20,000 का कपड़ा मंगवाना है, तो वो 4,000 रुपया खर्च करके नहीं आ सकता है, हम्म क्योंकि इतना तो खर्चा ही लग जाएगा उसका 5-7% तो। हम्म तो उन्होंने हमने सोचा कि भाई उसको फ़ोन पे फैसिलिटी दे देवें कि आप अगर ऑनलाइन कपड़ा खरीदना चाहते हैं तो हमारे बंदे को फ़ोन कीजिए, हमारी टीम आपको व्हाट्सएप वीडियो कॉल के थ्रू भेजेगी, वीडियो कॉल के थ्रू दिखाएगी, नहीं तो पीडीएफ वगैरह व्हाट्सएप के थ्रू भेजेगी, आप उसमें से ऑर्डर देके मंगवा सकते हैं। क्या बात तो है। ये हमने ऑनलाइन डिपार्टमेंट चालू किया और इससे भी आज सेल होती है। कस्टमर जो भी नया कस्टमर कोई अगर अभी देख रहा हो और वो मन कर रहा हो उसका कि बिजनेस मुझे भी करना है यार, ये कपड़े का बिजनेस कैसे जी अजमेरा जी करवाते हैं, जी। तो मैं उनको भी यही कहता हूँ, पहली बार का खर्चा मत देखिएगा। आप हो सकता है मेरा वीडियो देख रहे हो सकता है 10 20 50 लोगों के और किसी के भी वीडियो आ गए, कौन सही है कौन गलत है ये आप वीडियो में देख के नहीं पहचान कर सकते हो। परफेक्ट। तो आप फर्स्ट टाइम वहाँ जाएं, यस। देखें सब चीज़, फिर उसके बाद आपको लगता है कि ये जेन्युइन है बंदा, मैं इससे अभी भी खरीद रहा हूँ और ऑनलाइन भी खरीद सकता हूँ, ऑनलाइन पैसे भेजते हुए मेरे को कोई टेंशन नहीं है, तो भी मैं कपड़ा ले लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तब फिर उसको दे दें। फर्स्ट टाइम आप जरूर विजिट करें। यस, क्योंकि आजकल इंडिया में स्कैम्स भी बहुत होते हैं। बहुत होते हैं, बहुत होते हैं फिजिकली वेरीफाई करना, 5 रेफरेंसेस लेना, क्रेडिबिलिटी चेक करना बहुत सर, ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। ये अच्छा आइडिया। आज सर आपके खुद के कितने स्टोर्स है, कितने स्टोर्स में माल देते हो, फ्रेंचाइजीज कितने हैं? हमारी फ्रेंचाइजी मॉडल फोफो मॉडल है सर। अच्छा, फ्रेंचाइजी और तो फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। हाँ, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड फोफो मॉडल ही है जी सारे। जी। 252 करीब 250 प्लस आउटलेट हैं फ्रेंचाइजी हमारे ऑल ओवर इंडिया। और वो एक्सक्लूसिव है, यानी सिर्फ आपका ही माल बेचते हैं कि और कब? हमारा ही माल बेचते तो हैं वो। एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव 252 अजमेरा प्लस। ट्रेंड्स के नाम से अच्छा, अजमेरा outlet ट्रेंड्स है। के नाम से यस सर। 250 है, और मैंने सुना कि 500 के टोकन ले चुके आप एडिशनल। हाँ, एडिशनल आए हुए हैं टोकन, जिन्होंने रिक्वायरमेंट रखी है कि भाई या तो रिक्वायरमेंट रखी हुई है, हमारी टीम वहाँ जाना बाकी है, वेरीफाई करेंगे। या फर्नीचर बन रहा है किसी के ऊपर, किसी की ट्रेनिंग बाकी है, तो इस तरीके से 500 प्लस टोकन आए हुए हैं। उसमें से कुछ हमारी टीम रिजेक्ट कर देती है कि भाई लोकेशन सही नहीं है आपकी, तो हम यहाँ नहीं डालेंगे। ठीक है, तो ऐसा होगा। क्या बात है सर। तो इतना स्केल करने के लिए आपको क्या लगता है, 2-3 चीज कंटेंट के अलावा आपने क्या किया कि आज 250 तो डेफिनेटली ऑन ग्राउंड ऑपरेशनल है, और लेट्स अज्यूम और 250 खुल जाएंगे, 500 के टोकन आके लेट्स अज्यूम और 250 खुल जाएंगे, मे बी। तो ये 500 टच पॉइंट्स मिनिमम प्लस ऑनलाइन कॉल सेंटर टच पॉइंट्स, इतना स्केल आपने किया, ये कोविड के बाद ही किया है? हाँ, कोविड के बाद किया है। कोविड ही बात किया है 2023 से हमने फ्रेंचाइजी देना स्टार्ट किया है। तो 3 साल में 3 साल में। 3 साल में 250 कंफर्म्ड और पोटेंशियली और 250-500 टच पॉइंट्स। हाँ हाँ, ये स्केल करने के पीछे क्या स्ट्रैटेजी, क्या सूत्रास थे कंटेंट के अलावा? देखिए हम थे मैन्युफैक्चरिंग में, हम्म, हमें तो रिटेल का आइडिया नहीं था, बिल्कुल B2C का, बिल्कुल कि कैसे कंज्यूमर को कपड़ा बेचा जाता है। बिल्कुल। तो अगेन यही यहाँ वही बात आ जाती है कि सीखना बंद नहीं करना है। हमने खुद का आउटलेट किया वाह। लखनऊ के अंदर। यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जी। तो हमने एक आउटलेट खुद का करके देखा, क्योंकि कोविड के बाद हमारा जो नाम हुआ था, लोगों ने बोला सर आपके नाम से दुकान कर लें, हम आपके नाम से दुकान कर लें, आप हमें फ्रेंचाइजी दे दो, फ्रेंचाइजी दे दो। हमने कहा दे तो दे देंगे, लेकिन हमें कंज्यूमर लेवल पे आइडिया नहीं है यार, हम कैसे इनको टेकल करेंगे। Sure. देने को बेच दे, वो फ्रेंचाइजी फी भी देने को तैयार है। मैंने कहा ऐसे तो नहीं देंगे। तब हमने वो अपना रिटेल आउटलेट चालू किया और देखा कि क्या क्या हर्डल्स आते हैं। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि मैंने 2 कोविड झेले उसके अंदर। जो आउटलेट किया वो मेरा स्टार्ट होना था 2020 में अप्रैल के अंदर, लेकिन वो नहीं हो पाया कोविड की वजह से। तो 2 कोविड झेले और फिर उसके बाद उस स्टोर को रन किया। 3 साल लगे उस स्टोर को ब्रेक इवन पे आने के अंदर। 3 साल लग गए? 3 साल लग गए, क्योंकि 2 कोविड निकल गए थे सर, 20 का कोविड, 21 का कोविड, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। तो जब ये देख लिया कि कंज्यूमर को माल बेचने में क्या क्या क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें समझ ली, क्या हर्डल्स आते हैं, तब हमने कहा अब हम फ्रेंचाइजी देना स्टार्ट करेंगे। तब हमने
2023 के अंदर फ्रेंचाइजी स्टोर्स देना स्टार्ट किया। ठीक है। और कोई भी चीज़, जैसा कि आपने पूछा कि क्या कंटेंट के अलावा क्या चाहिए होता है, तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। हमारे बिजनेस के अंदर भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं। और कोई फ्रेंचाइजी ले रहा है या कोई दुकान कर रखी है या कोई भी व्यापार हो, उसके अंदर 3 चीज़ हम लोग मानते हैं। अगेन तीनों का आर है तीनों, और तीनों का मतलब अलग अलग है। पहला आर रेट, हम्म, सेकंड आर रेंज, हम्म, और थर्ड आर रेस्पेक्ट। हम्म, आपकी रेट रिजनेबल होनी चाहिए। कपड़ा बेचने वाले तो बहुत बैठे हुए हैं। हम्म, आपकी परचेज सही होगी तो आप अपनी सेलिंग रेट सही रख पाओगे। बिल्कुल। दूसरा रेंज, क्वालिटी, आपके एरिया के अंदर क्या बिकता है वो आपको ध्यान में रखना है, प्लस उसमें क्वालिटी मेंटेन करके रखना है। आप 10 रुपए सस्ता तो बना सकते हो, पर आप अपने मैन्युफैक्चरर को ये बोलो कि मुझे 10 रुपए सस्ता नहीं, 10 रुपया महंगा चाहिए, तो 10 रुपया और ले ले मेरे से एक्स्ट्रा, लेकिन मेरे को क्वालिटी चाहिए। बिल्कुल। ये रेंज। और तीसरा हो गया रेस्पेक्ट। व्यवहार। आपका कस्टमर आपका भगवान है। हम्म, जैसे हम भगवान का रेस्पेक्ट करते हैं, वैसा रेस्पेक्ट आपके कस्टमर का होना चाहिए। आज शायद वो आपसे ना ले रहा है, लेकिन अगर आपने रेस्पेक्ट दिया तो वो जीवन में कभी ना कभी लौट कर जरूर आपके पास आएगा। 100%। ये 3 चीज़ें हम अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते हैं। यही 3 चीज़ें आगे जो भी हमसे जुड़ता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहते हैं। तो आपने स्ट्रैटेजी में क्लियरली बोल दिया, आपके पास पूरा रेंज होता है जिससे बेचने के लिए सामने को इजी पड़ता है। सामने को इजी आपने रेट पे कॉम्पिटिटिव रखा है, हम्म। और आप उसको ऑफकोर्स एक अच्छा एक पार्टनर की फीलिंग, एक भगवान की फीलिंग, कस्टमर हमारा देवता है, बिल्कुल। तो वो एथिक्स में डाला है। आप अपने आप को अगर एक गाड़ी मानते हैं तो आप अपने आप को टाटा नैनो, मारुति मानते, हुंडई मानते, टोयोटा मानते, मर्सिडीज मानते। आपकी स्ट्रैटेजी आपको बोलती कि अजमेरा फैशंस और अजमेरा ट्रेंड्स कौन सी गाड़ी रहती? जैसे मेरे को कोई पूछता है बिजनेस कोचिंग में, तो मैं बोलता हूँ आई एम टोयोटा, हाँ हाँ। आई एम स्लाइटली प्रीमियम, हम्म। बट आई एम वर्थ इट। हम हम्म। 10 लाख किलोमीटर तक भी साथ में चलते हैं और आपको कोई तकलीफ नहीं है, पीस ऑफ माइंड है। हम टोयोटा है, बराबर। कुछ लोग मर्सिडीज है, कुछ लोग मारुति है, हम टोयोटा है। वी आर स्लाइटली प्रीमियम, हाँ हाँ। बट हम आरओआई भयंकर निकाल के देते हैं और हम ट्रस्टवर्दी क्वालिटी है। मैं मारुति 800 हूँ सर। अरे देश की धड़कन, देश की धड़कन शुरुआत। शुरुआत। अगर 4 चक्का की शुरुआत हुई है, हाँ, गाड़ियों से हुई हाँ। है, तो मारुति सबसे पहली गाड़ी थी सर। ओके। मैं वही हूँ, मारुति 800 तो सर। आप अफोर्डेबल प्राइसिंग, गुड क्वालिटी एट अफोर्डेबल प्राइसिंग। हाँ, गुड क्वालिटी, अफोर्डेबल प्राइसिंग। मैं कोई हाई फाई का वो नहीं करता हूँ, लेकिन एक कस्बे के अंदर आपको दुकान करनी है तो अजमेरा फैशन आपके लिए एकदम सूटेबल ब्रांड है। आप बिंदास कर सकते और इंडिया में आज भी 57 से 60% मार्केट शेयर मारुति का ही है, वैगन आर का ही है। वेगन आर का ये है। ठीक है, शानदार। तो वो पोजिशनिंग हमें समझ गया। हाँ। और आपके पास रेंज क्या क्या है? वुमेन्स का रेंज रखते हैं कि क्या क्या रखते हैं? वुमेन्स, मेंस और किड्स, तीनों का? तीनों है। एथनिक होम फर्निशिंग भी है। एथनिक, एथनिक, ओके। मेन एथनिक है। यस। वेस्टर्न भी है, लेकिन कुछ कम पार्ट है। मेन एथनिक पे ही हम। टॉप 3 प्रोडक्ट्स बेस्ट सेलर्स कौन से? स्ट्रैटेजी में मेरे को समझना है, हीरो प्रोडक्ट्स कौन से आपके बेस्ट सेलिंग? साड़ी। साड़ी। तो वुमेन एथनिक सबसे टॉप सेलर्स है। सबसे टॉप सेलर्स है। एक तकलीफ आता है, हम आगे भी जाएंगे सर, ये सब इतना रेंज रखने में इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत क्रिटिकल होता है। आप मैन्युफैक्चरर हो, मैं अज्यूम करता हूँ कि 80-90% आप खुद बनाते रहोगे, 10% शायद ट्रेडिंग करते रहोगे, वो आपका स्ट्रैटेजी। बिल्कुल। इन्वेंट्री कैसे आप कंट्रोल करते हो इतना इन्वेंट्री? क्योंकि टेक बेस है सर, 100%। आएंगे इसके ऊपर। हाँ, इसको पाक करेंगे, आएंगे। हाँ हाँ क्योंकि काफ़ी लोग जो सिर्फ बिना डेटा का, बिना टेक का जाते हैं, हाँ। ट्रेंड खत्म हो गया, बिल्कुल। वो इन्वेंट्री पड़ा रहता है पड़ा बुक्स पे, रहता है, हाँ प्रॉफिट बुक्स में दिखता है, बैंक में नहीं दिखता। हाँ, बैंक में नहीं आएंगे इसके ऊपर। बिल्कुल। ठीक है सर, हम सिस्टम्स पे ऊपर जाएंगे। अगर मैं आपको किडनैप करके, ये मैं हर एक को पूछता हूँ, जी जी। मैं आपको किडनैप करके स्विट्जरलैंड लेके गया 3 महीने के लिए, हाँ हाँ हाँ, बसेज पे ऑल स्पॉन्सर करते हैं, जी। लेकिन आपके पास मोबाइल इंटरनेट नहीं है, हाँ हाँ यानी ओटीपी नहीं आएगा, ईमेल नहीं आएगा, कॉल नहीं आएगा। हाँ हाँ। अजमेरा फैशन, अजमेरा ट्रेंड्स का क्या होगा? आपकी कंपनी आपके बिना कैसे चलेगी? चलती रहेगी सर। शानदार। मेरा शुरू से यही थिंकिंग रही है कि अगर आप जो काम कर रहे हैं वो काम आपके नीचे का कोई बंदा 100% तो नहीं कर सकता, 80% भी अगर वो कर ले तो आपको वो काम उसको सौंप देना चाहिए। और मैंने यही स्ट्रेटेजी अपनाई है सर। जो हम लोग जब दुकान करी थी होलसेल की, जो मतलब होलसेल वाले व्यापारियों को कपड़ा बेचता था, तो हम लोग 6 लोग थे, 3 लोग घर के थे, 3 स्टाफ थे। मैंने एक बंदे को और हायर किया, उसको काम सौंपा, धीरे 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 धीरे, और उसको भी यही कहा कि जो मैं कर रहा हूँ
वो तू नीचे भी करना। हम्म, आज करते 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 450 प्लस लोगों की टीम है सर। शानदार। हैं, पूरा काम वैसे ही चलता रहेगा। मेरी बेटी अभी लंदन से MBA करके आई, 2 साल हो गया उसको, तो 4 महीने उसके पास रह के आया था सर। अब आप स्पॉन्सरशिप देंगे मुझे साथ में जाएंगे साथ, हाँ, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की, हाँ, तो हम साथ चलेंगे, कोई फर्क नहीं क्या पड़ेगा सर, बात। बिल्कुल। एबिलिटी टू डेलीगेट, आई थिंक ये एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस की ताकत है। कुछ लोग का माइंडसेट होता है कि ये काम कर नहीं पाएगा, भाई वो आपके अगर 70% लेवल का भी करते हैं ना अजय भाई, 70-80 अगर कर सकता है वो, बेस्ट एम्प्लॉय है। तो बेस्ट एम्प्लॉय है सर वो। और आपको, आप ये सोचते हैं कि मैं एम्प्लॉय मेरे को सही कैसे मिलेगा, आपको गलत भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, जी, लेकिन आपको हायरिंग करते रहनी पड़ेगी। गलत आपके साथ ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा, वो अपने आप ही निकल निकल के जाएगा। साइड हो जाओगे, आप सही हो तो जी, वो अपने आप ही साइड होता चला जाएगा, टीम आपकी टिकती चली जाएगी Yes. आपके पास और बनती चली yes, जाएगी। जिसका विजन वैल्यूज मैच होता है। और लकीली आपने स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स और टेक भी डाला है, हम्म। क्योंकि डेलीगेट करने के बाद ऑडिट करना, डेटा मेजर करना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या सिस्टम्स है, क्या क्या टेक है, थोड़ा बताइए प्लीज। टेक में ERP हमने अपनी बनाई हुई है, Customize खुद की? कस्टमाइज खुद की बनवाई हुई है शानदार। सर। इन हाउस टीम तो है ही है, साथ में एजेंसी भी रहती है हमारे, Okay. जो ये पूरा हमको काम करके देती है। हम्म, कस्टमर के रिक्वायरमेंट, हैदराबाद से कस्टमर आया है, पहली चीज़। अब हैदराबाद से कस्टमर आया तो उसको तो तेलुगु चाहिए, पहली चीज़। मेरा बंदा तेलुगु बोलना जानता है सर, हो, इवन ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। क्या बात है। Depth, फोन भी आएगा उसका तेलुगु का, तो तेलुगु में बात करेगा वो, शानदार। ठीक है ना। वो कहेगा मंची डिजाइन तिस्कोंडी। मुझे भी थोड़ी थोड़ी आने लग गई है। चेष्टा। पहली चीज। दूसरी चीज, जब उसको प्रोडक्ट हम दिखाएंगे तो हमारे डेटाबेस हमको बोलेगा कि आज तक हैदराबाद से साड़ी की इस क्वालिटी के अंदर सबसे ज्यादा डिमांड क्या आई है, क्या बात है, वो ये चीज आई है। शानदार। तो वो 10 चीज उसके सामने निकाल के रखते हैं, तो उसमें से 3 जब लेता है तो वो प्रोडक्ट उसके बिकने के चांसेस जो है ना 100% हो जाते हैं। कि डेटा ड्रिवन कंपनी आप। डेटा ड्रिवन कंपनी। तो आपका मैन्युफैक्चरिंग भी आप सेल फोरकास्ट ही करते रहोगे, वो हिसाब से आप मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग करते रहोगे, इन्वेंटरी भी डेटा मैनेज्ड ही रहेगा। थोड़ा वो प्रोसेस पे भी कैसे आप डेटा को यूज करते एक्चुअली सूरत के अंदर सिस्टम क्या है सर, वैल्यू एडिशन का सिस्टम है। हो? सूरत में कोई भी मैन्युफैक्चरर नहीं है। समझ गया, समझ गया मैं। कच्चा माल बनाने वाली इंडस्ट्री पूरी अलग है, यस। उनसे कच्चा माल हम खरीदते हैं। वो कच्चा माल फिर हम, एक दूसरी इंडस्ट्री है जहाँ पे वो डाइंग और प्रिंटिंग होता है। ओके। 400 यूनिट है ऐसे। उन 400 यूनिट में हर यूनिट की एक अपनी विशेषता है सर, कि वो हैदराबाद का टेस्ट छापती है, कोई तेलंगाना का, कोई आंध्रा का, कोई बिहार का, कोई यूपी का। तो हमें तो ऑल ओवर इंडिया करना है, तो हमें हर मील में छपवाना पड़ता है। तो वो इंडस्ट्री पूरी अलग है। फिर उस डाइंग और प्रिंटिंग होके आया तो फिर वैल्यू एडिशन के लिए दिया जाता है कि उसके ऊपर कुछ मोती वगैरह Design. लगेंगे, कुछ डिज़ाइन वर्क की बनेगी। तो Sure. सारी इंडस्ट्रियाँ अलग 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 है। वहाँ से हम पूरा कपड़ा तैयार करके अपना फिर उसके ऊपर ब्रांडिंग करते हैं और फिर उसको बेचते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है 2-2.5 महीने का प्रोसेस लगता है सर। Sure. दिवाली की सीजन है तो तीज जब निकलती है ना, उसी समय हमें दिवाली के कपड़े की तैयारी करनी पड़ती क्या है। बात है। हमारे पास पिछले सालों के डेटा है कि दिवाली के लिए खरीदी करने के लिए कस्टमर इस समय हमारे पास आने वाला है, उस समय उसको वो चीज़ हमको रेडी रखनी है तैयार। अगर उस दिन बनाने जाऊंगा तब तो हो गया काम, तो वो खाली चला जाएगा। बनवा के स्टॉक रखते हो? स्टॉक रखते हैं सर, उसमें बहुत बड़ा रिस्क है क्योंकि कैपिटल ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक हो जाता तो है। इसलिए डेटा स्टडी करना और वो रिलेशनशिप व्यवहार कॉन्स्टेंटली रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। एक ही डेडलाइन बनाई हुई है कि दिवाली का कपड़ा इस तारीख तक लास्ट मेरे यहाँ बिकेगा, इसके बाद दिवाली का कपड़ा बिकने वाला नहीं है। वाओ। दिवाली आती है, दिवाली के 1 महीना पहले से कस्टमर हमारे यहाँ से लेके चला जाता है, फिर आगे उसको बेचना रहता है। रिटेलर आता है तो वो 15 दिन पहले तक भी हमारे यहाँ से लेता है। हम एक ही चीज़ जानते हैं कि कपड़ा 15 तारीख के बाद हमको ना बेचना पड़े। अगर 30 तारीख की दिवाली है तो 15 तारीख बाद हमारे पास स्टॉक शून्य होना चाहिए दिवाली के टेस्ट का। Yes. बाकी कपड़ा तो Trend. बारह ठीक है। सब आगे की चीज़ की तैयारी Yes. फिर मिल जाती है। यस यस, वो सोच के कपड़ा बनाते हैं सर, ठीक है। तभी वो डेड स्टॉक गिरने के चांसेस कम से कम यानी वो डिसिप्लिन, वो डेटा प्लानिंग, और आपके पास आई एम श्योर डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट आपने रखे हुए रहेंगे। सब रखे हुए हैं सर। कभी ये डर नहीं लगा कि इसको 50,000 लाख रुपया पगार देते हुए धक धक? सर बिल्कुल नहीं लगा।
क्योंकि 2011 में 2 लाख आप 2 रुपए लाख खुद वाले थे खुद 2 लाख तो वाला था। आपको कीमत तो है मेरे को कीमत पता है कि वो बंदा किस लायक है, कैसा। अंदाज से। हाँ, हाँ। आपके कंपनी में एक रफ रेंज कितने लोगों को 50,000 या 1 लाख के ऊपर का पगार है अंदाज से? 7 लाख रुपए तक की सैलरी का क्या बंदा बात है, आई एम हमारा सो था। हैप्पी, शानदार सर। क्या शानदार, 7 लाख यानी 80-90 लाख का पैकेज, 80 84 लाख, लाख। क्या बात है। हाँ, तो आप मानते हो, अच्छा आप हम टीम पे भी आएंगे। आज आप सिर्फ फ्रेंचाइजी को ही अपने देते हो कि बाहर भी माल देते हो? नहीं, बाहर भी माल देते हैं। क्या रेशियो रहेगा सर, 70-30, 50-50 अंदाज? फ्रेंचाइजी तो सर 2023 अभी से स्टार्ट स्टार्ट हुआ। हुई है, हम्म, और ये पहाड़ी चढ़ने जैसा है सर। आप पहाड़ी पे जब शुरुआत, क्योंकि ये मॉडल था ही नहीं कहीं, हाँ ठीक है। है ना। जब आप पहाड़ी चढ़ना शुरू करते हो तो आपको पता नहीं है चोटी तक पहुंचने के बीच में कैसा कैसा रास्ता आने वाला है। नीचे से आपको जो दिख रहा है वो तैयारी आप कर लेते हो। क्या बात है। नीचे से हमें हरी घास दिख रही है तो हमने हरी घास के हिसाब से चढ़ने के लिए तैयारी कर ली। हम्म, 100 मीटर चले और ऊपर पता लगा कि पथरीली पत्थर- रास्ता आ गया, तो पत्थर फिर है, तैयारी करनी पड़ी। ठीक है। तो ये हम तैयारी करते करते एक अब इस स्तर पे आ गए हैं कि अब हम फ्रेंचाइजी को लगभग 50-50 के ऊपर ले आएंगे हाफ सर। हाफ, ओके हाफ हाफ अब हम ले आएंगे। ठीक। अभी 60-40 का रेशियो पर करीब ये चलता कहना है। उचित है कि 2030 तक में जिस तरह आपको स्टडी कर रहा हो, हम्म, शायद 80-90% फ्रेंचाइजी ही रहेंगे अपना, हाँ बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल वही सर, अपना ब्रांड वैल्यू और स्ट्रेंथ रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि आई बिल्कुल एम सर। श्योर हम बात भी करेंगे, आईपीओ आएगा, ब्रांड आएगा, आप हाँ। और 100x जाए, हम दुआ करें। और आई थिंक इसमें ही मजा आता है। सर एक पिन कोड ब्लॉक कर देते हैं हम वाओ, जब फ्रेंचाइजी ओपन करते हैं, तो उसके एरिया के जो पिन कोड उसको टच करते हैं ना, तो हम ब्लॉक कर देते हैं, फिर फिर वहाँ पे दूसरी मार- जगह कपड़ा नहीं देते हैं। क्या बात है। 2030 तक तो मेरे को लगता है कि कितने पिन कोड ब्लॉक हो सब हो जाएंगे। जाएंगे, तथास्तु सर, सब ब्लॉक हो जाएंगे। थैंक यू सर, यस, थैंक यू। अभी एक हम आते हैं सिस्टम्स के ऊपर। डेटा आपने बोला, ये बोला, एआई का कैसे यूज कर रहे हो सर आप? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ डेटा के अंदर, और कभी कभी जैसे 4 महीने में नहीं हूँ तो कभी कभी बच्चे लोग मेरे वीडियोस को भी हाँ, डेटा एआई से बना देते हैं। ठीक है। जैसे आज तो मैं लाइव बोल रहा हूँ, हाँ। लेकिन कभी कभी करना पड़ता है। तो कंटेंट एआई से मार्केटिंग एआई मार्केटिंग और का भी डेटा content पूरा, होता है, डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस पूरा होता है। ठीक है। बाकी एआई हर जगह हर चीज़। मॉडलिंग सर, हम जो साड़ी है उस साड़ी का फोटो खींचते हैं, ठीक है। पल्लू का फोटो खींचा, उसके बॉडी का फोटो खींचा, उसके ब्लाउज का फोटो खींचा, मॉडल तैयार हो गई पहन के। ठीक है, एआई से जाता है सारा का सारा। शानदार। तो एआई यूसेज ऑलरेडी अपने कंपनी में अग्रेसिवली स्टार्ट हो गया। हाँ बिल्कुल। अब 2 क्वेश्चन है, आप जिन स्टोर्स को माल देते हो, हम्म, अपने फ्रेंचाइजी स्टोर्स को या पुराने स्टोर्स को, हम्म। वहाँ पे खुदा ना खास्ता कभी स्टॉक नहीं चला, तो आपका रिटर्न पॉलिसी क्या है? देखिए, इसमें रिटर्न हम लोग की पॉलिसी नहीं है। हम्म। 10% तक रिटर्न पॉलिसी है, पर वो सेट टू सेट है। ओके, सेट टू सेट की पॉलिसी है, समझ गया। रिटर्न पॉलिसी हम लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, पर हम उसको इस तरीके का सपोर्ट करते हैं कि वो स्टॉक उसका बिक निकल जाए। जाए। और कपड़े के अंदर नुकसान होने का चांसेस अगर कोई है ना, तो सर एक ही है, डेड स्टॉक। डेड स्टॉक 100%। और ये जिसने फोकस करके इस चीज को परख लिया कि ये 6 महीने पहले आया हुआ स्टॉक था मेरे पास, मेरा अभी निकालो। नहीं बिका है, ना तो इसको निकालो। रद्दी के भाव में निकलना तो क्योंकि क्या होता है सर, इसमें कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। हम्म, कोई प्रोडक्ट लाया और कस्टमर को दिखाया, उसने मना कर दिया। दूसरे कस्टमर को दिखाया, उसने भी मना कर दिया। तीसरे कस्टमर को दिखाने की हिम्मत ही नहीं रहती है फिर उसकी। उसको ऐसा लगता है ये तो चलेगा ही नहीं। ये कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है कि वो जो मना करके गया है ना कस्टमर आपके प्रोडक्ट को, वो पुराना प्रोडक्ट सिर्फ आपके लिए है। जो कस्टमर आया है ना, उसको कुछ पता नहीं है कि वो कितने दिन पहले आप लाए हुए हो। ये कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है तो हर प्रोडक्ट को आप आज आए हुए प्रोडक्ट और नया लॉन्च किया हुआ प्रोडक्ट बोल के कंज्यूमर को बेच सकते हो जी। ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि डेड स्टॉक कब डेड होगा इस चीज़ का कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है जी। 2 कस्टमर के मना कर देने पे वो डेड नहीं हो नहीं जाता होता, है। बिल्कुल। हाँ, टेस्ट होता है हर एरिया का अलग अलग, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। राजस्थान में बिकने वाला एथनिक की बात कर रहा जी हूँ, सर। वेस्टर्न ऑल ओवर इंडिया एक जैसा Common, चलता है जी साहब। लेकिन एथनिक के अंदर जो राजस्थान में चलता है वो तमिलनाडु में नहीं चलेगा। बिल्कुल जो तमिलनाडु में चल रहा है वो बिहार में नहीं चलेगा। बिल्कुल। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और ये हमारा डेटाबेस हमको मजबूत करता है इस चीज़ के लिए। Sure. तो हम वैसा प्रोडक्ट ही नहीं देते हैं कि उनको दिक्कत आए। सेकंड, आपको तकलीफ होता रहेगा या नहीं होता है? कलेक्शन को कैसे आपने स्ट्रिक्ट रखा है? पूरी टीम बनी हुई है, पूरी टीम बनी हुई है क्या सर। प्रोसेस है थोड़ा हर बताइए? हर एरिया के हिसाब से कि ये कपड़ा
एक तो एएसएम रहते हैं, हम्म, पूरे घूमते रहते हैं सर, हम्म, हर फ्रेंचाइजी के ऊपर जाते हैं, हम्म, मार्केट का आइडिया लेते रहते हैं, हम्म, कंज्यूमर की डिमांड क्या आ रही हम्म, है ना, तो उस हिसाब से पूरी डिमांड हमारे पास में आती है, कस्टमर से पूरा फीडबैक लेते हैं। हम्म, फीडबैक बहुत ज़रूरी है। फीडबैक कोई क्रिटिसाइज नहीं है, फीडबैक आपकी वैल्यू को बढ़ाने का एक इम्प्रूवमेंट है। बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है। हम्म, तो फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। फीडबैक कस्टमर देता है और सब कस्टमर ही बताता है हमको, उसी के हिसाब से हम लोग तैयारी करके चलते हैं क्योंकि सर। सर अगर राइट परचेज या राइट मैन्युफैक्चरिंग हुआ, हाँ, 90% प्रॉफिट उसमें ही है उसमें ही है कि सर। राइट ट्रेंड, राइट सर, टेस्ट का माल। सेल करके आप नहीं कमा सकते हो, परफेक्ट। परचेज। आप परचेज में जीत सकते हो, परफेक्ट। वहीं कमाई कर सकते हो, क्योंकि कंपटीशन इतना है सर कि आप सेल्स करके तो सरवाइव नहीं कर मैं सकते हो। 100 में मानता हूँ। सेल में आप वैल्यू बना सकते हो अपने प्रोडक्ट की, आपकी स्किल से, आपके बोलने की कला से आप उसको ये एहसास करा सकते हो कि ये प्रोडक्ट लेने से उसकी दुकानदारी में कैसा चार चांद लगने वाले हैं। ये वैल्यू बना सकते हो, कीमत नहीं बढ़ा सकते हो सर। 100%। कीमत, नफे का मजा लेना है तो परचेज से ले लो, आपको मैं जितना मैं लेना हमेशा बोलता हूँ सर, 3 चीज़। है। ब्रांड और रिलेशनशिप सेल से होगा। हाँ, बिल्कुल यस। बिल्कुल। क्वालिटी ऑपरेशन से होगा। हाँ, लेकिन प्रॉफिट परचेज से। परचेज से होगा। परचेज या मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट उधर ही है। एकदम एकदम सही बात है नो सर। द जीपी ऑफ योर जीपी, ये ये वेलुमनी साहब का, कि आपको जो माल दे रहा है उसका जीपी निकालो, जी भी उसको निकालो। प्यार से अटैक करो, हाँ, ऑपरेशंस में क्वालिटी रखो, बस सेल से वैल्यू क्रिएशन, रिलेशनशिप, ब्रांड वैल्यू बनाओ, बैंड कि वहां से रेफरल आए, रिपीट आए, रिपीट वो है। प्रॉफिट है। सर, हाँ, अगर एक कस्टमर को आज बुलाने के लिए, नया बुलाने के लिए मुझे 100 रुपया खर्चा करना पड़ता है ना, और वही कस्टमर अगर रिपीट आ रहा है तो वो मेरा 35 में काम हो जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत इंपॉर्टेंट। आपकी कॉस्टिंग कितनी मार्केटिंग की बचती है सर, यस, और हम उसी पे ध्यान देते हैं सर। यस। कस्टमर को यहाँ कपड़ा बेच के खुश होते ही नहीं है, कपड़ा जाए कस्टमर के यहाँ और उसका फोन आए, हाँ, 2 पार्सल और भेजो ऐसे ही जैसे भेजे थे, वो काम तब है। मजा आता है कि Yes. हाँ तो ये एसओपी सब जानते हैं, हाँ। बट ये मेरा एसओपी है। सेल्स से ब्रांड बनाओ, ऑपरेशन से क्वालिटी टिकाओ, परचेज से प्रॉफिट निकालो। ये एसओपी निकालोगे तो लाइफ जिंगल वाला है। बिल्कुल Yes. बिल्कुल सर। तो हमने कलेक्शन, ट्रेंड और टेस्ट की बात कर दी। अब थोड़ा पेमेंट कलेक्शन की भी बात करते हैं। वो भी तो दिक्कत है इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री का बहुत बड़ी दिक्कत है। मुझे लगता है कपड़ा मार्केट ओवरऑल, ये मेरा एनालिसिस है, 20% माल और सस्ता कस्टमर को, एंड यूजर को दे सकता है, दे सकते अगर लोग टाइम पे पेमेंट करें। पेमेंट करे तो ये इंडस्ट्री में 6-6 महीना, 9-9 महीना उधारी सर लोग नॉर्मल समझते हैं। सर। और मेरा बीपी बढ़ता रहता है, भाई तुम लोग क्या कर रहे हो। 6 महीने में कस्टमर पेमेंट देता है तो उसको भगवान मानते लोग। मैं यही कहता हूँ, ये हाँ। उस कस्टमर के सोचने की बात है हाँ। जो खरीद रहा है हाँ। और 9 महीने में पेमेंट दे रहा है। तो क्या वो मैन्युफैक्चरर जो आपको कपड़ा दे रहा है वो अपने आप को एश्योर करके नहीं रख रहा है? ब्याज और इंश्योरेंस दोनों लगाएगा। दोनों लगाएगा सर, दोनों लगाएगा। दोनों लगा के रखेगा। तो मैं एक ही काम करता हूँ, कैश खरीदो और कैश बेचो। अच्छा, आप एडवांस? एडवांस, क्या बात कर रहे हो? 100% एडवांस। क्या बात कर रहे हो? हाँ। ये और एक बार बोल दो सर, मेरे को यकीन नहीं हो रहा है। 100% 100 डिस्पैच के पहले? 100% डिस्पैच के पहले एडवांस लेता हूँ सर। और सर आप जी रहे हो, कमा पा रहे हो? 100% Of course, आपके numbers सामने, है मेरे आपके पास। सामने बैठा हूँ सर। यानी कंटेंट तो ठीक है, आप कम मार्जिन्स पे भरपूर क्वालिटी, भरपूर वैल्यू से, रिस्पेक्ट, रेंज, रिलेशनशिप, ये दिमाग में घुस गया, और रेट, इसको पकड़ के, बट एडवांस में आप धंधा कर रहे हो। बिल्कुल। इससे फायदा क्या है सर, सामने वाले को भी सस्ता पड़ रहा है। सस्ता पड़ता है, सबसे बड़ी चीज। डिमार्ट स्ट्रैटेजी। तो ये मैं एकदम हैरान हूँ सर, आप एडवांस में काम कर रहे हो, जी। और एडवांस में काम करके 100, 200, 500 करोड़ की कंपनी बन सकती है। बन सकती ये आज बिल्कुल, हमने प्रूव बिल्कुल, कर दिया है। बिल्कुल बन Yes, सकती है। यार शानदार। हाँ। सर सब एडवांस देते, कोई रोता नहीं है कि मार्केट में उधारी चल रहा है? नहीं, होते हैं, पर मैं यही समझाता हूँ जो अभी समझाया है, आप ही समझ लो भाई साहब। मैं नहीं देता हूँ, आप ले लो उधार देने वाले से, कोई दिक्कत नहीं है। बट वहाँ पे पर वो आदमी अपने आप को, आप 6 महीने से दोगे, 9 महीने से दोगे, वो अपने आप को, आपको क्या लगता है उसके ब्याज नहीं लग रहा है जो पैसा इंटरेस्ट लगाया और हुआ है? इंश्योरेंस दोनों लगाएगा दोनों सर। लगाएगा, वो दोनों लगाएगा। Yes. फिर आप मेरे से ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और उनके भी मैथमेटिक्स है, अगर 6 महीने बाद पैसे देना है, उससे अच्छा आज पैसा दे के अगर 10% प्राइसिंग में फायदा हो रहा है, वही तो कमाई है, सर, वही तो साल का 20% मार्जिन है। 20% मार्जिन लेके चलते हैं लोग, ओहो, 20% ओहो। तो वही तो है। वो अगर आपको बचाना है हम्म, तो आप कैश रोटेशन करो। मैं दुकानदार को यही कहता हूँ,
तो कितना बड़ा होलसेलर बन जा, कितना बड़ा रिटेलर बन जा, कोई दिक्कत नहीं है। या तो तेरा पैसा तेरे पास होना चाहिए, नहीं तो तेरा माल तेरे पास होना बिल्कुल। चाहिए, रात को घर पे शांति से जाके सो यस, सके, यस। ऐसा धंधा कर। और यूजुअली जब आप एडवांस में परचेज करते हो ना, आपकी डिसिप्लिन बढ़ जाती है। आप वही माल लेते हो जो आप डबल श्योर हो। डबल श्योर, आप 4 बार चिपका दो। अभी कुछ मैन्युफैक्चरर्स में जानता हूँ, अजय भाई माल ले लो ना, पेमेंट का करना है। पेमेंट का करना है। वो लेते-लेते आपका दुकान भर जाता हाँ, है। बिक जाए तो दे देना ना, बस बट वही चीज बट नहीं आपका करनी स्टॉक है। पुराना हो गया। हाँ, मैं तो मानता हूँ आपकी वास्तु भी ब्लॉक हो गई, एनर्जी ब्लॉक हो गई, मोटिवेशन खत्म हो गया मोटिवेशन और 6 महीने बाद गाली-गलौच ही होना है। खाली खाली। तो उससे अच्छा ये बहुत अच्छा एक डिसिप्लिन है। कहावत है हमारे कपड़े के अंदर, हाँ। कपड़ा बिक गया तो कपड़ा, नहीं तो लफड़ा। आहा! कपड़ा बिका तो कपड़ा नहीं तो लफड़ा। और शानदार। जब कैश देके आप लेके आए हो ना, हाँ। तो आपको वो कपड़ा बेचने की खुजली मचेगी मचेगी सर, यस। और आप उसको बेचोगे ही यस, बेचोगे। यस। और नहीं उधार आया हुआ है तो ठीक है, नहीं यार ठीक है, नहीं बोले। सर हमारे क्लाइंट्स है जनता बाजार चेन स्टोर्स है वसई विरार में, रिटेल जी। चेन स्टोर्स है। जी, पहले से वो 75 डेज पेमेंट पे थे, अब 45 पे आ रहे हैं। हम लोग का टारगेट एडवांस में रखे और यही हमने समझा है, जीपी ऑफ योर जीपी, कॉक्स को सुधारो, वहाँ पे प्रॉफिट है हाँ, और टीम की डिसिप्लिन बढ़ गई, डेड स्टॉक कम हो गया, वही प्रॉफिट है सर। हाँ। इन्वेंट्री में ही प्रॉफिट है 100%। आज अपन डी मार्ट का अगर एग्जांपल दें तो 7 डेज के अंदर पेमेंट पेमेंट, सिस्टम है, यस। इसीलिए इतना सस्ता बेच पाता है सर। लेकिन वहाँ पे प्रॉफिट खींच रहे हैं ना, हाँ, टीडी सीडी से वो प्रॉफिट खींच रहे हैं ना, बिल्कुल। वो इसीलिए यस, लोग लाइन लगा के रहते हैं वहाँ पे कि मेरा प्रोडक्ट बेचो ना सर आप। ठीक है। अब एक टीम का क्वेश्चन पूछता हूँ। जी सर। आपने ऑलरेडी हमें एक खुश कर दिया, 400 प्लस का स्टाफ है, जी, जिसमें काफ़ी स्टाफ तो 1 लाख, 7 लाख, 2 लाख, यानी आप हैप्पी स्टाफ रख रहे हो। जी। जब आप आदमी को हायर करते हो तो उसको कितने चांसेस देते हो और आप उसको फायर कैसे करते हो, वो भी ज़रूरी है। कुछ कुछ लोग फायर नहीं करते। जी, जी। तो आपका हायरिंग फायरिंग पॉलिसी, एटीट्यूड, कल्चर क्या है? सर एचआर है, इसके लिए पूरा बिल्कुल। एचआर डिपार्टमेंट क्रिएट होता है, जी। सब कुछ। और मैनेजर्स को पूरा राइट है हम्म, इसके लिए। हम्म। मैं मैनेजर से सीधा एक ही चीज़ पूछता हूँ, मुझे तेरे डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस चाहिए। गोल्स। वो क्यों नहीं कर पा रहा है, वो तेरे को देखना है। तेरे को किसी को निकालना है, तेरे को अच्छा बंदा रखना है, तेरे पास है। उस hand। डिपार्टमेंट का एक एक्सपेंसेस का, सैलरी का एक पूरा बजट, बनाया हुआ है, बजट बजट है। बनाया हुआ है। हर महीने वो हमारा बजट का पहली तारीख या दूसरी तारीख को हम बैठते हैं, जी, सिस्टम करते हैं, जी। उसके हिसाब से चलते हैं। वो डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्स, उस डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस तेरे ऊपर डिपेंड है। हायरिंग फायरिंग सब तेरे हाथ में, कोई टेंशन नहीं है। शानदार, एचआर से कनेक्ट करके रखो, मुझे ये बंदा चाहिए, ले कोई दिक्कत नहीं। शानदार। तो आप दखल नहीं करते? मैं Free hand किसी है। भी डिपार्टमेंट में एकदम फ्री हैंड देता हूँ। आपको कहीं दिक्कत आ रही है, आप मेरे पास आओ, मैं उसका सॉल्यूशन लाऊंगा। मेरा अनुभव है 34 साल का कपड़े के बिजनेस का, तो मैं बिल्कुल। जो अगर दे सकता हूँ बिल्कुल, तो मैं दूंगा। और दखलंदाजी में ऐसा है, मैं रिपोर्ट्स लेता हूँ सर। बस डेटा। मेरे को डेटा चाहिए, मेरे को शाम को मेरे डैशबोर्ड के ऊपर मेरा जो ग्राफ चल रहा है वो रेड नहीं होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। क्या बात। वो मुझे तो आप चाहिए। डेली डेटा चेक करते हो? बिल्कुल सर। शानदार, लवली। अभी सर कुछ क्वेश्चंस आपसे। एक क्वेश्चन है सर, अगर आपको आपका टीम कभी बोलता नहीं सर मार्केट स्लो है, मार्केट में अभी उधारी बहुत चल रहा है और डिस्काउंट चाहिए, ये सब एक्सक्यूजेस आते हैं? सेल्स टारगेट का प्रेशर तो देते हो? नहीं, कोई टारगेट नहीं रहता है, ऐसा हम कभी भी नहीं देते हैं। कोई टारगेट नहीं टारगेट नहीं। वाह, फिर वो मिस सेलिंग हो जाएगा। मिस सेलिंग हो जाएगी। टारगेट कभी भी किसी भी बंदे को दिया हुआ नहीं है, हम्म, बंदे को बोला हुआ है। 10 होलसेलर खाली चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, वो जाके कहीं ना कहीं से ले लेगा। लेकिन एक रिटेलर जो अपना वीडियो देख के मोटिवेट होके बिजनेस करने की हिम्मत जुटा के आया है यहाँ तक, उसकी हिम्मत मत टूटने देना। वाह, कोई टारगेट नहीं है? नहीं, कोई टारगेट नहीं, कोई टारगेट नहीं है। हाँ, जो पिछली बार किया है, हम यहाँ तक पहुँचे हैं यहाँ रुकने के लिए नहीं, यहाँ से आगे जाने के लिए है। हर बंदे को पता है कि भाई एक हमको देना पड़ेगा, और हर बंदा, पूरी टीम, मैं कहता हूँ मैं रहता हूँ नहीं रहता हूँ ऑफिस में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सर। ओके, मेरी टीम इतनी मजबूत है मेरे साथ में, शानदार, जो नवरत्न होते हैं ना, मेरे नवरत्न हैं सर, क्या बात है ना, वो पूरा काम करते हैं। टीम अपने आप नाइट करने की सोचती है वाह, कि काम नहीं पट रहा है सीजन के अंदर, तो तो रात जागना है, नाइट करो, अपने आप रात से? जागना है अपने आप से। वाह, कभी मेरी तरफ से ऑर्डर नहीं जाएगा उनको, वो अपने आप काम करते हैं सर। वेरी क्विकली, अगर आपका आईपीओ, अगर क्या आना ही है, जी। जब भी आपका आईपीओ आता है, जी, आपके नवरत्न और इम्पोर्टेंट टीम मेंबर्स को आप शेयर्स दोगे सर? 100% देंगे बस सर, यही माइंडसेट है। ये 100% देंगे सर। आज
कभी कभी बात होती है कि भाई सर आप 450 लोगों का परिवार चला रहे हो, तो मैं सीधा एक ही बात बोलता हूँ, उन 450 लोगों के काम करने की वजह से मेरे परिवार का पेट पल रहा है शानदार, बहुत शानदार। है ना। तो उनकी वजह से तो सर सब कुछ है, तो हम 100% देंगे मेरे नवरत्नों पे। बहुत शानदार। आपका फाइनेंस पे ऊपर ग्रिप अच्छा है। लोन्स के बारे में आपका क्या मानना है? लोन्स लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए? सर दोनों हैं, यस। ले भी सकते हैं और नहीं भी लेना चाहिए। यस। अब अगर कोई अजमेरा फैशन के साथ जुड़ करके बिजनेस शुरू करना चाहता है 25-30 हजार या 50,000 रुपए से, तो कतई लोन नहीं लेना चाहिए। यस, ठीक है, कतई लोन नहीं लेना चाहिए। ठीक है। एक ऐसा बिजनेसमैन है जिसका कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, एक दूसरा और काम चल रहा है, एक तीसरा और काम चल रहा है, ठीक है, उसको एक EMI और बढ़ जाएगी तो कोई टेंशन नहीं है। अब वो अजमेरा फैशन के साथ जुड़ करके एक बड़ा शोरूम बनाना चाहता है, वो लोन ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए लोन लीजिए, बिजनेस को शुरू करने के लिए लोन मत लीजिए, वाओ, कभी भी नहीं। ये अच्छा इंसाइट है। बिजनेस हाँ। को स्टार्ट आप मूल सेविंग से छोटे से स्टार्ट अरे करें। हम इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको दे के क्या है रखते हैं, सर? बोलिए ना। जितने में आप एक मोबाइल लेके आते हो हाँ, दुकान से, हाँ, बाहर निकलते ही उसकी वैल्यू आधी हो जाती है सर। हाँ, हाँ, हाँ। 25-30 हजार से तो कम मोबाइल नहीं नहीं, आता अब तो होगा आजकल। 30,000 तो बेर मिनिमम मिनिमम हो गया यस, ना, है यस। ना सर। हाँ, तो क्या आप ये 25-30 हजार रुपए अपने बिजनेस के लिए, जो आपकी जिंदगी बदलने वाला है, यानी 50,000 से बिजनेस स्टार्ट हो सकता है आपका? 25 से 30 हजार रुपए से हमारा बिजनेस घर से कोई लेडीज स्टार्ट कर सकती है। शानदार। 10,000 से ज्यादा महिलाएं ऐसी है जिन्होंने इस बिजनेस को हमारे साथ जुड़कर स्टार्ट किया, ओहो, ठीक है। उन 10,000 में से सर 200 प्लस लेडीज ऐसी हैं जिन्होंने शुरुआत तो ऐसे ही करी थी घर से, लेकिन आज वो स्टोर। बड़ी शॉप में कन्वर्ट कर चुकी हैं क्या बात और है, उनके घर का कोई जेंट्स भी इन्वॉल्व है सर। क्या बात है। वुमेन एम्पावरमेंट हम तो जानते ही नहीं थे क्या होता है। 2014 तक पता ही नहीं था महिला सशक्तिकरण क्या होता है। हमारा बिजनेस महिलाओं पे डिपेंड था पूरा। क्या बात लेकिन है। जब मोदी जी ने ये बोला कि हमारे देश की महिलाएं जब तक अपने आप को सशक्त नहीं बनाएगी, यस, नहीं। तब तक हमारा देश सशक्त नहीं बन Right. सकता, हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। तब हमने सोचा कि यार ये अपने वाला बिजनेस तो बहुत अच्छा है। तब हमने लोगों को मोटिवेट करना शुरू किया कि एक लेडीज, मैं नहीं कहता हूँ आप नौकरी छोड़िए, अगर नौकरी कर रहे हैं तो हाँ, आप नौकरी करते रहिए, लेकिन आपके घर में आपकी दीदी है, आपकी वाइफ है, आपके हस्बैंड है, या आपके फादर हैं, रिटायर्ड फादर, आप उनको छोटे से रूप में इस बिजनेस को शुरुआत करवा दीजिए। 4-5 घंटा भी काम रहे, ऑक्यूपाइड रहे, ऑक्यूपाइड स्किल्स डेवलप हो, अच्छा नहीं आइडिया। तो रील देखते रहेगा हाँ, सर, टाइम वेस्ट और time स्किल्स waste खत्म हो होगा, गए। स्किल खत्म हो ये तो जाएगी। बहुत अच्छा है। ये एक सोशल बिजनेस भी हो गया बिल्कुल कि 50,000 के अंदर आप स्टार्ट कर सकते हो। कर सकते और हम एक छोटा सा फॉर्म या आपकी डिटेल्स डाल देंगे, जो भी आपकी टीम को रीच आउट करना चाहिए। हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल, मैं बिल्कुल। उम्मीद करता हूँ ये रील या पॉडकास्ट देख के वो फॉर्म भरे, आपकी टीम उनसे बात करे और फिर आप अपना पूरा एनालिसिस करिए, आपकी टीम भी पूरा एनालिसिस करे और फिर काम करे। बिल्कुल आप मैं हाथ जोड़ के फिर से यही कहना चाहता हूँ, अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो जैसा मैं बोल रहा हूँ ऐसे बोलने वाले 50-60 और वीडियोस आपको दिखेंगे। हो सकता है। फिर भी हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूँ, आप वहाँ जा कर के देखिएगा कि कैसा बिजनेस है, क्या बिजनेस है, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मुझे विश्वास है अपने आप के ऊपर, यहाँ से ले जा करके मैं इस माल को बेच सकता हूँ मेरे एरिया के अंदर, और मैं सही जगह पैसा दे रहा हूँ, क्या ये वही माल भेजेंगे जो मैंने देखा है, जो मैंने लिया है। तब आप उनसे काम कीजिएगा, नहीं तो ना अजमेरा पे विश्वास करने की ज़रूरत है, ना किसी और पे। आप 5 रुपए का पेन खरीदते हो, 4 बार उसको रगड़ के देखते हो कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यार ये ज़िंदगी बदलने वाला बिजनेस है जिसके पीछे आप 25-50 हज़ार रुपये लगा रहे हो, खर्च कर रहे हो अपनी कमाई का, श्योर, तो उसको चेक परखना, करिए। चेक करके बिल्कुल, आई थिंक एक बार जाना चाहिए, मिलना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए फैक्ट्री है कि नहीं, माल कैसे है, माल 4 कैसा जन है, से क्या बात है। करो, 10 एम्प्लॉय से बात करो, कॉन्फिडेंस आता है। बिल्कुल confidence मार्केट में आता है। 4 जन से आजू बाजू से बात करो, कॉन्फिडेंस आता है। ये बहुत अच्छा बिल्कुल। एडवाइस दिया जी सर। मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट सेगमेंट, थोड़ा अभी हम रैपिड फायर आपके ऊपर हम केबीसी खेलेंगे। सर समझो एक रूम में एक डिस्ट्रीब्यूटर भी है, एक सुपर स्टॉकिस्ट CNF टाइप का आदमी भी है और एक छोटा रिटेलर भी है। हाँ हाँ इन तीनों को अजय भाई क्या एडवाइस देंगे कि 2030 में उनको अगर बड़ा बनना है 2030 तक, हाँ। तो उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? सर मैंने एक बुक पढ़ी थी, रॉबर्ट कियोसाकी की थी शायद, 21वीं सदी का व्यवसाय, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग।
आप कन्विंस हो इस पे? एकदम कन्विंस हूँ सर। आज टाटा जी जूडियो लेके आ गए हैं हम्म, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। हम्म, आने वाला समय सर डायरेक्ट सेलिंग का है, D2C ब्रांड का है। हम्म, आप ब्रांड बनाइए, हम्म, अपने फेस से बना सकते हैं, अपने फेस से बनाइए, अपनी क्वालिटी से बना सकते हैं, अपनी क्वालिटी से बनाइए। जी, जैसे भी आप कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाइए। हम्म, जितना ज़्यादा पहुंचाएंगे, लोग मार्केटिंग पे बिलीव ही नहीं करते हैं। हम कपड़े के बिजनेस के अंदर मैंने देखा है ये सर, हम्म, जानते नहीं है, चल रहा है ना, बिक रहा है ना, हो रहा है ना, हम्म, ये नहीं होना चाहिए सर। शानदार। जी। तो आपको एडवाइस, यही क्वेश्चन पे फॉलोअप, आपको लगता है मिडल मैन खतरे में, जितने भी ब्रोकर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, CNF वाले, वो खतरे में हाँ सर। है? हाँ जी। मुझे भी लगता है मुझे भी जब तक वो वैल्यू क्रिएशन नहीं करते, खतरे में, वो डिस्टर्ब होंगे। डिस्टर्ब होंगे सर, बहुत शानदार। 100% होंगे। ये पॉडकास्ट देखने वाले समझो सर, कुछ 40s में रहेंगे, कुछ 50s में रहेंगे, हम्म, और वो बोलते हैं कंटेंट निकालना, डिजिटल, ERP, AI, ये सब टफ है, ये सब फालतू बात है, हम्म, या ये हम नहीं कर पाएंगे। हाँ हाँ। उनके लिए क्या एडवाइस है? जैन जी है ना, उनके लिए हम्म, जैन जी को सही दिशा में दौड़ा दीजिए। आपके बच्चे हैं, आप 40 के हो, 50 के हो, आज आपकी बेटे बेटी आ गई है, जी, और मैं कहता हूँ सीखने की तो कोई उम्र नहीं है सर। हम्म, अभी मेरे मन के अंदर AI का, आपने बोला ना सर कि AI का कोर्स मेरे यहाँ से आके करके जा रहे हैं, वो एक वी मार्ट यस का यस यस एग्जाम्पल यस दिया। यस, मुझे मन में आ गया है कि मैं वो AI वाला कोर्स खुद करूँ। मेरे यहाँ टीम है, कर रही है सर पूरा काम, सब कुछ, लेकिन मेरे को सीखने की ललक हमेशा बनी रहती है। शानदार। ये आपको सीखते ज़िंदगी भर रहना पड़ेगा, तभी आप सर्वाइव कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते क्या हो। बात है, आई थिंक अग्रीड। कीप लर्निंग। ये मत सोचिए कि मैं नहीं कर सकता। अगर आप व्हाट्सअप सुबह पे गुड मॉर्निंग मैसेज व्हाट्सअप पे भेज सकते हैं, आप AI डिजिटल सीख सकते सर 88 ईयर्स के मेरे पापा आज मोबाइल यूज़ करते हैं सर, और क्या चाहिए? तो फिर क्या नहीं कर सकता है 40, बिल्कुल 50 या 60 साल का बंदा, बिल्कुल। सब कुछ कर सकता है। ठीक है, आपने स्ट्रगल देखा, आपने जॉब देखा 20 साल, और अभी 15-20 साल आपने बिजनेस देखा, जी 35+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। जी सर। तो हम बिजनेस में पहला 1 करोड़ कमाना, फिर 10 करोड़ कमाना, फिर 100 करोड़ कमाना, और फिर 1000 करोड़ की जर्नी जो अब स्टार्ट कर चुके हैं और पहुंच जाएंगे। जी ये चारों माइलस्टोन्स पे कुछ कुछ चेंज होता है, और तकलीफें भी चेंज होती है, चैलेंजेस भी चेंज होते हैं, और अपने आप को भी चेंज करना पड़ता है। जी ये चारों माइलस्टोन पे क्या क्या अपडेशन चेंजेस करना पड़ता है, आप अपना पर्सपेक्टिव दीजिए। सर, चारों पे तो थोड़ा बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, लेकिन पहला जो 1 करोड़ है ना हाँ सर, हाँ, 1 करोड़। वो बहुत खतरनाक होता है। बिल्कुल। वो बहुत डेंजर होता है। सर मैं एक वो बता दूं, सॉरी, जी जी मैंने जी 2013 में स्टार्ट किया। पहले जी 1 करोड़ कमाने को 3 साल लगा, हाँ हाँ 10 करोड़ कमाने को और 8 साल लग गए, जी अब 0 0 ही आ रहे हैं। जी। अब 0 0 अब 100 करोड़ 1000 करोड़ बहुत नॉर्मल हो गया। तो पहला 1-10 पहला करोड़ फट भले जाती वो है, 1 करोड़ समझो या 10 करोड़ समझो, फट जाती है, उसके अंदर आपकी हालत खराब फट होती जाती है। है। हाँ। अगर वो अचीव कर लिया है ना आपने, और अपने आप को वहाँ स्टैंड रख लिया है हम्म, कि नहीं मुझे करना ही करना है, हम्म, तो आप आगे बढ़ जाओगे, फिर कोई रोक नहीं सकता है। फिर वो पहाड़ी चढ़ने वाला काम है, चोटी दिखने वाला। जी, फिर आप अपने आप को सुधारते चले चलते जाओगे। हर फील्ड के, हर एरिया के अलग अलग चैलेंजेस रहते हैं। बिल्कुल। बस एक ही चीज़ है, जब वो एक छोटा सा, काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैं कहता हूँ कमरे के अंदर ये रेड कलर आप देखिए, तो आप सब जगह रेड खोजोगे ना, हाँ आपको रेड नज़र आएगा। हाँ मैं पूछूंगा कितनी जगह रेड नज़र आया, आप बोलोगे 10 जगह नज़र हाँ आया मुझे। हाँ, अब वहीं मैं आपसे पूछता हूँ कि ग्रीन कितनी जगह नज़र आया, मिस हो आप गया। बोलोगे मैंने तो देखा ही नहीं। तो जो आप देखना चाहते हो ना, वही आपको दिखेगा। बिल्कुल चैलेंजेस आपके पास आएंगे, लेकिन सॉल्यूशन के साथ आएंगे। बिल्कुल। आप चैलेंजेस को देखोगे, प्रॉब्लम्स को देखोगे, तो वही दिखने वाले हैं, हम्म, फिर सॉल्यूशन नहीं दिखने वाला है। बिल्कुल। बस एक ही चीज़ ध्यान रखें, हर प्रॉब्लम जो आई है वो सॉल्यूशन को साथ लेके आई है। आप सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे तो सॉल्यूशन नज़र आएगा, प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम नज़र आएगी। किसी को मच्छर ने काटा था, तो आज गुड नाइट का आविष्कार हुआ है। मच्छर को ही देखते रहते, मारते रहते हाथ से, तो गुड नाइट नहीं आती। पर किसी ने वो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया, गुड नाइट बना दिया। सर आपने अपने पर्सनल लाइफ में कुछ दिनचर्या, डिसिप्लिन, सिस्टम और स्पिरिचुअलिटी क्या क्या अपनाया, वो भी आप शेयर करिए। डिसिप्लिन नहीं हूँ सर मैं। डिसिप्लिन में मेरा ऐसा है कि मैं मस्त राम हूँ, मस्त मौला आदमी हूँ। मेरे को बांध के कोई रखना चाहता है ना कि फिक्स ये टाइम से ये टाइम, ये नहीं होता है। मैं जानता हूँ ये होना चाहिए, ठीक है, मैं सबको कह रहा हूँ, लेकिन मेरे से नहीं होता है, पता नहीं क्या है। ठीक है। और
शायद ये बोलता हूँ तो इस वजह से नहीं हो पाता हूँ, बार बार ये रिवाइज भी कर लेता हूँ, लेकिन जब जरूरत है ना सर, तो सुबह 7 बजे भी आज ऑफिस जाता हूँ सर। जब मेरे को वीडियोस बनाने होते हैं तो उस समय कस्टमर नहीं रहते हैं 7 बजे से 9 बजे तक, तो 7 बजे भी ऑफिस चला जाता हूँ। रहा स्पिरिचुअलिटी का, तो आध्यात्मिकता में बहुत विश्वास करता हूँ। ऊपर वाला है, कौन से रूप में है ये पता नहीं है मुझे, लेकिन जो भी आपके सामने है वो ऊपर वाला ही है। क्या बात है। दूसरी चीज, माँ बाप, हमने पत्थरों में भगवान को देखा है या खोजते हैं, लेकिन असली भगवान आपके माँ बाप हैं। आपके उनसे बड़ा भगवान ना आपने देखा है ना कोई हो सकता है। कहते हैं हाथ पकड़ के रखो माँ बाप के, तो किसी के जिंदगी में पांव पकड़ने की जरूरत नहीं रहेगी। क्या बात है। तो वो सबसे बड़े भगवान आपके हैं, उनका रेस्पेक्ट हमेशा कीजिए। हमेशा आपने उनको बहुत लातें मारी है बचपन के अंदर, अगर बुढ़ापे में वो 1-2 लात आपको मार भी देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खा लेना उनकी लात। क्या बात है, बहुत बहुत शानदार। तो मेरा स्पिरिचुअलिटी का यही है, आध्यात्मिकता का यही कहना है कि पहले भगवान माँ बाप है, उसके बाद आप जैसा भी मानो, प्रार्थना में मानो, भगवान में मानो, किसी में भी मानो, वो बाद में आप मानो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात है सर। लास्ट 2 क्वेश्चंस जी। एक जेनजी देख रहा है और एक एमएसएमई जो जॉब कर रहा है लेकिन उसको बिजनेस करना है, या एक माइक्रो एंटरप्रेन्योर देख रहा है जी। तो जेनजी को, जॉब वाले को और माइक्रो एंटरप्रेन्योर को क्या एडवाइस दोगे? जेनजी को मैं ये कहना चाहूँगा, अपने आप को सही दिशा में डालें। एनर्जी बहुत है उनके अंदर, चाहे तो पूरी सरकारों के तख्ते पलट के रख सकती है, और अगर इसी एनर्जी को, इसी ऊर्जा को सही दिशा में डाल दिया जाए तो क्या नहीं कर सकते हैं। पहला जेनजी से ये निवेदन है। दूसरा आपने बोला जॉब कर रहा है जिसको बिजनेस स्टार्ट करना हो, जो जॉब कर रहा है और बिजनेस स्टार्ट करना है, तो जॉब करते हुए भी वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, प्लस जॉब इस मानसिकता से ना करे कि मेरे को जिंदगी भर जॉब ही करनी है। जॉब सीखने के हिसाब से करें कि मेरे को सीखना है। गोल लास्ट जो है वो जॉब नहीं होना चाहिए, वो आपका खुद का बिजनेस होना चाहिए। आप सीखने के हिसाब से जॉब कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे हैं छोटे एंटरप्रेन्योर। छोटे एंटरप्राइज में सबसे बड़ी दिक्कत एक होती है, मैं ही सब कुछ कर लूं। रामू काका, वैसे रामू काका बिल्कुल। तो रामू काका सीईओ नहीं बन सकता है ना। तो सब कुछ अपने को नहीं करना है, काम को डाइवर्ट कीजिए। जैसा आपका काम है उस हिसाब से। आप 2 लोग हैं तो 50-50 कर लीजिए। आप 3 लोग हैं तो 60 उनको दीजिए, 30 अपने पास रखिए। मेरा यही कहना है, काम को डाइवर्ट कीजिए तो काम आपका बढ़ता चला जाएगा, नहीं तो वही स्मॉल माइक्रो में आप बैठे रहेंगे। हमारे यहाँ लेस नापते रहते हैं सेठ लोग बैठ करके कि 9 मीटर लेस लगने का पैसा दिया था, अरे देख 9 मीटर लग के आई है कि नहीं है, ये ला के मीटर देना जरा मेरे को। उसी में लगे रहेंगे, डायमंड गिनते रहते हैं बैठ करके कि कितने डायमंड लग के आए। काम को डाइवर्ट कीजिए तो अपने आप आपकी टीम बढ़ती चली जाएगी, काम बढ़ता चला जाएगा। जी। लास्ट क्वेश्चन, 2023 में आपने स्टार्ट किया फ्रेंचाइजी, 2026 आज है, 2030 में अजय भाई, अजमेरा फैशंस, अजमेरा ट्रेंड्स, ये सब कहाँ पे रहेगा? मैनिफेस्ट करते पॉजिटिवली, कहाँ पे रहेगा सर? दुबई, गल्फ, सब कंट्री के अंदर ऑफिस होगा सर। ठीक है, क्योंकि पिन कोड तो कोई बचेगा नहीं फिर यहाँ पे। शानदार। तो हम ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर अभी भी कर रहे हैं काम, लेकिन सब जगह हमारा ऑफिस होगा, हमारा वेयर हाउस होगा। वहाँ से हम बाकी वहाँ के जो पिन कोड बचे हुए हैं वो वहाँ करेंगे सर। और आईपीओ हो चुका रहेगा? अच्छा, 100% आईपीओ। मैं चाहता हूँ कि जो मैंने पाया है मेरा शेयर होल्डर वो पाए मेरी ग्रो के साथ। आज 1994 में रिलायंस के मैंने शेयर लिए होते तो आज शायद मैं रिलायंस के साथ साथ मैं भी बढ़ रहा होता। बिल्कुल, है ना। तो मेरा शेयर होल्डर, हमारे ऊपर ट्रस्ट करने वाले हमारे साथ साथ बढ़े, ये मेरी इच्छा है। क्योंकि मेरे को पैसा, कैश खरीदता हूँ, कैश बेचता हूँ,
उधार देने वाले भी इतने बैठे हैं कि पूछो मत बात। लेकिन मैं पैसा इसलिए नहीं लेना चाहता हूं कि मेरे को वर्किंग कैपिटल की कमी है, या मैं आईपीओ इसलिए लाना चाहता हूं कि मेरे साथ मेरा शेयर होल्डर, मेरा परिवार जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, वो सब ग्रो करे। क्या बात है, बहुत शानदार। आई थिंक ये एक B2B मास्टर क्लास था जहाँ पे हमने स्ट्रैटेजी, टीम, सिस्टम्स, ग्रोथ, स्ट्रगल, ये सब के बारे में डिस्कस किया। ये पॉडकास्ट 2 बार देखना, और आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स में डालना, आवर टीम विल रिप्लाई। अगर आप चाहते हो टू एक्सप्लोर सम कोलैबोरेशन विद अजय भाई, विद अजमेरा फैशंस, अजमेरा ट्रेंड्स, हम उनके डिटेल्स डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। आप इनकी टीम को रीच आउट कर सकते हो। जैसे सर कहते हैं, अपना ड्यू डिलिजेंस करना, जाना, विजिट करना, चैलेंज करना, 100 मन खिले तो फिर 100% कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ना। तो ये पॉडकास्ट से उम्मीद करता हूँ आपके लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड हुआ हो, और स्पेशल ग्रैटिट्यूड टू आवर हीरो अजय साहब। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हीरो मत बोलिए, हीरो बन नहीं पाया मैं लेकिन आप हीरो मान रहे हैं तो मुझे वापस वो मेरी फीलिंग जाग रही है वापस कि यार बॉम्बे आया हुआ हूँ, जरा देखूंगा। बहुत शानदार थैंक यू सर, पॉडकास्ट थैंक था। यू वेरी मच। और हम ये दुआ करते हैं 2030 में जो भी हमने मैनिफेस्ट किया हो वो भरपूर ब्लेसिंग्स के साथ फुलफिल हो। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। थैंक यू सर।